हेलो एंड नमस्कार। मैं सुरेंद्र वर्मा बटनेर आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम, हार्दिक अभिनंदन। करंट अफेयर की क्लासेस हम प्री 2023 के लिए शुरू कर चुके थे। पिछली क्लास के अंदर हमने मई महीने का जो पॉलिटी से संबंधित करंट अफेयर था उसके बारे में जानकारी हासिल की थी। आज की क्लास के अंदर हम मई 2022 का जो इकोनॉमिकल करंट अफेयर है, आर्थिक घटनाक्रम है, उसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। अपनी क्लास शुरू करूं इससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हमारी इस सीरीज के अंदर हम केवल और केवल करंट अफेयर से संबंधित जो भी मुद्दे हैं या जो भी बातें करंट अफेयर में चर्चा के अंदर रही हैं, केवल उन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हम यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट को पूर्ण रूप से पढ़ने वाले नहीं हैं। यदि आपको इकोनॉमिक्स का पूरा नॉलेज लेना हो तो आपको जो इकोनॉमिक्स की क्लासेस हमारे चैनल के ऊपर या हमारी एप्लीकेशन के ऊपर चलाई जा रही हैं, आपको वहाँ से पूरा नॉलेज लेना चाहिए। इसी तरह से आपको जो पॉलिटी का, जियोग्राफी का, एनवायरनमेंट का, आईआर का पूरा नॉलेज लेना है तो आपको उन क्लासेस का ध्यान देना चाहिए। लेकिन उन सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपकी सहायता करेगा करंट अफेयर। पॉलिटी में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपको पता चलेगा करंट अफेयर की क्लासेस से। इकोनॉमिक्स के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए तथा कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये आपको पता चलेगा इकोनॉमिक्स की करंट अफेयर की क्लासेस से। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये बहम पाल के मत बैठ जाना कि मैं इकोनॉमिक्स के पूरे कंसेप्ट आपको यहाँ करवाऊँगा या केवल करंट अफेयर की क्लास लगा लेने मात्र से आपकी इकोनॉमिक्स, पॉलिटी या और कोई बाकी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाने वाले हैं। नहीं होंगे। हाँ, जब तक आप करंट अफेयर नहीं करोगे तब तक आपकी थ्योरी पढ़ी हुई भी आपके लिए कंप्लीट नहीं होगी। यदि आपने जो थ्योरी की क्लासेस लगा ली हैं उन थ्योरी की क्लासेस को कंप्लीट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि अपनी तैयारी मुकम्मल हो और इस बार के एग्जाम के अंदर आप अच्छा स्कोर क्रिएट करना चाहते हैं तो अपनी थ्योरी की क्लासेस के साथ साथ करंट अफेयर की क्लासेस को भी उतना ही महत्व दीजिएगा ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको और अच्छे रैंक के साथ यूपीएससी के अंदर आपका सिलेक्शन हो सके। यदि आपने इस बार का एग्जाम देखा होगा, 2022 का प्री एग्जाम आपने देखा होगा तो आपको शायद एक आइडिया लग गया होगा कि यूपीएससी ने अपने आप को किस तरह से शिफ्ट किया है। अब तो इतिहास के क्वेश्चन, जियोग्राफी के क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, आईआर के क्वेश्चन लगभग 45 से लेकर 55% क्वेश्चन हमें ऐसे देखने को मिलते हैं जिनका सीधा सीधा संबंध करंट अफेयर से था। चाहे हम इकोनॉमिक्स की भी बात करें, चाहे इवन तो हिस्ट्री की यदि हम बात करते हैं तो हिस्ट्री के अंदर भी करंट अफेयर से संबंधित मुद्दे इस बार के एग्जाम के अंदर में देखने को मिले थे। इसलिए सब्जेक्ट की मुकम्मल तैयारी के लिए आपको करंट अफेयर की क्लासेस लगाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन करंट अफेयर की क्लासेस आपको अच्छे से तभी समझ आएगी जब आपके सब्जेक्ट के बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। यदि क्लासेस लगाते टाइम आपको कुछ एक बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में यदि मैं बताने से वंचित रह जाऊं तो आपको अपने जो सब्जेक्ट की क्लासेस हैं उनके अंदर देखना पड़ेगा या सब्जेक्ट की जो बुक है उनमें देखना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स की जो भी आपको अच्छी बुक आपको बताई होगी, वरना रमेश सिंह एक बहुत अच्छी बुक है, उसमें से आप इसके कंसेप्चुअल जो आपके फैक्ट हैं उनको आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। करंट अफेयर का जो भी इकोनॉमिक्स का मुद्दा है, सबसे पहले आज हम चर्चा करते हैं जिस विषय के ऊपर, वो है एमएसएमई के लिए रैंप योजना। अब देखिए एमएसएमई क्या है। वैसे तो मैं ये मान के चलूँ कि आपने इकोनॉमिक्स में थोड़ा बहुत नॉलेज लिया होगा कि एमएसएमई क्या है। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग। जो भी हमारे पास छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं, सूक्ष्म उद्योग धंधे हैं, लघु उद्योग धंधे हैं तथा मीडियम स्केल के जो उद्योग धंधे हैं उनको एक सामूहिक रूप से कहा जाता है एमएसएमई। तो जो हमारे एमएसएमई उद्योग धंधे हैं उनके लिए एक योजना लाई गई है जिसका नाम क्या है अभी, रैंप योजना। अब एमएसएमई क्या है, मैंने तो केवल आपको इतना बता दिया कि इसका नाम बता दिया, एम क्या है, एस क्या है, एम क्या है और ई क्या है। अब एमएसएमई के बारे में डिटेल से जानकारी आपको हासिल करनी चाहिए यदि आप अपनी तैयारी को मुकम्मल करना चाहते हो। और डिटेल से जानकारी हासिल करने के लिए आपको फिर वही मैं आपको कहता हूँ, आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या आपकी जो स्टैंडर्ड बुक आपको बताई गई है उस स्टैंडर्ड बुक में से आपको इसके बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। हम जानकारी हासिल करते हैं रैंप योजना के बारे में चर्चा के अंदर क्यों है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एमएसएमई के प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए, रीजन क्या है अभी, पहला एमएसएमई के प्रदर्शन को बेहतर करना और दूसरा क्या है, इसके प्रदर्शन को तेजी से सुधार करना। दो हमारे पास उद्देश्य है। पहला एमएसएमई का जो प्रदर्शन है उसको बेहतर करना है और दूसरा इसका जो उत्पादन है उसके अंदर तेजी लाना है। इसके लिए योजना शुरू की है जिसका नाम है रैंप। और रैंप का यदि आप नाम देखते हो तो नाम भी यही है, प्रदर्शन में बेहतर तथा तेजी लाना।
राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई प्रोग्राम, मतलब हिंदी में बोलूं तो एमएसएमई के प्रदर्शन को बेहतर करना तथा तेज करना। तो रैंप योजना किस लिए बनाई गई है? एमएसएमई के प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए तथा इसके प्रोडक्शन में तेजी लाने के लिए योजना की शुरुआत की गई है। और इस योजना की शुरुआत कब की गई भाई? जो हमारा वित्त वर्ष 2022-2023, जब 2022 का बजट पेश किया जा रहा था हमारे वित्त मंत्री के द्वारा, उस टाइम उन्होंने इसकी घोषणा की थी और 2022-2023 के वित्त वर्ष के दौरान इसकी घोषणा की गई है। इस नीति की जो घोषणा की गई है, इस योजना की घोषणा की गई है, उसका जो सिफारिश किया था किस समिति ने किया था? हमारे पास 3 समितियों के नाम हैं। पहला यूके सिन्हा समिति, दूसरी हमारे पास है केवी कामत समिति और तीसरी हमारे पास है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद। इन तीनों ने मिलकर इस योजना के बारे में हमारे पास सिफारिश की थी। तो आजकल ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं यूपीएससी का। यदि आपने इस बार का क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो यूपीएससी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देती है, सीधा फैक्ट बेस्ड नहीं देती है। 3 स्टेटमेंट दे दिए, 4 स्टेटमेंट दे दिए, 5 स्टेटमेंट दे दिए, या इस बार के एग्जाम के अंदर हमने देखा 7 स्टेटमेंट दिए हुए थे। तो उन 7 स्टेटमेंट में से आपके पास 1 या 2 स्टेटमेंट फैक्ट के ऊपर भी होता है। सीधा सीधा आपसे पूछा लिया जाता है कि ये जो योजना लाई गई थी कौन सी समिति की सिफारिश के ऊपर लाई गई थी, या समिति का नाम दे दिया जाता है कि रैंप योजना की जो सिफारिश है वो यूके सिन्हा समिति ने की थी या नहीं की थी, ऐसा आपसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा। तो आपको ये फैक्ट भी याद रखने हैं। 3 समितियों के नाम मैंने आपको बताया, यूके सिन्हा समिति, केवी कामत समिति तथा प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद। इन तीनों ने सिफारिश की थी रैंप योजना के बारे में। और यदि हम बात करते हैं यूके सिन्हा समिति की बात करते हैं तो ध्यान से देखना, यूके सिन्हा समिति का गठन किसने किया था? भारतीय रिजर्व बैंक ने। किसने? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई जिसको हम कहते हैं। आरबीआई ने एमएसएमई के क्षेत्र की आर्थिक तथा वित्तीय स्थिरता हेतु दीर्घकालीन उपायों का सुझाव देने के लिए वर्ष 2019 के अंदर यूके सिन्हा की अध्यक्षता के अंदर सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। तो खास करके यूके सिन्हा समिति का गठन हुआ था 2019 के अंदर। किसने किया था? आरबीआई ने किया था। और किस लिए किया था? एमएसएमई के बारे में आर्थिक वित्तीय स्थिरता लाने के लिए, दीर्घकाल के अंदर लंबे टाइम के लिए क्या उपाय किए जा सके उनका सुझाव देने के लिए समिति का गठन किया गया था। अब हम जानकारी हासिल करते हैं रैंप योजना है क्या चीज। रैंप योजना के बारे में कुछ एक जानकारी हासिल करते हैं। यह है विश्व बैंक से सहायता प्राप्त। पहली बात तो इसको सहायता किसने दी है भाई? विश्व बैंक ने दी है। सहायता का मतलब ये नहीं कि अनुदान दिया होगा। विश्व बैंक ने हमें क्या दिया है? ऋण दिया है। कितना ऋण दिया है हम आगे देखने वाले हैं, लेकिन पहली बात तो रैंप योजना के लिए हमें विश्व बैंक से ऋण मिला है। दूसरी, ये जो योजना है केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, राज्य सरकारों के द्वारा शुरू की गई योजना नहीं है, केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना है, जिसके तहत सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग मंत्रालय से जुड़ी हुई कोविड-19 से संबंधित चुनौतियों के समाधान के लिए आवश्यक मदद दी जा रही है। कि जो अभी देखा हमने 2020-2021 का जो साल हमारे पास था, उस साल के अंदर उद्योग धंधों की जो कमर टूट गई थी और रीजन उसका था हमारे पास कोविड-19 नाम की महामारी। उस महामारी की वजह से उद्योग धंधों के सामने, खास करके हमारे पास एमएसएमई उद्योग धंधों के सामने जो भी चुनौतियां आई हैं, उन चुनौतियों को दूर करने के लिए या उन चुनौतियों का प्रॉपर समाधान करने के लिए हमारे पास रैंप योजना बनाई गई है। रैंप योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य है बाजार और ऋण तक पहुंच में सुधार करना, कि जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है उस प्रोडक्ट को बाजार तक आसानी से बेच सको, या दूसरा यदि आपको किसी भी तरह के ऋण की आवश्यकता है तो आपको ऋण आसानी से मिल सके। ये पहला उद्देश्य है रैंप योजना का। दूसरा उद्देश्य क्या है? केंद्र व राज्यों के बीच में स्थित विभिन्न संस्थानों तथा शासन को मजबूत करना, कि सेंटर तथा स्टेट के बीच में रिलेशन जो है उसको सुधारना है। कि हिसाब से मैं कह सकता हूं कि सेंटर तथा स्टेट की जो भी एजेंसियां हैं उनके बीच में जो भी रिलेशन है उस रिलेशन को मजबूत करना। तीसरा क्या है? राज्य तथा केंद्र के संबंधों तथा साझेदारियों को बेहतर बनाना। लगभग इसी को ही पूरक रूप प्रदान करता है हमारे पास तीसरा पॉइंट। चौथा हमारे पास क्या है? एमएसएमई द्वारा विलंब भुगतान तथा पर्यावरण अनुकूल उत्पाद एवं प्रक्रियाओं से संबंधित मुद्दों को सुलझाना। एमएसएमई को टाइम के ऊपर ऋण नहीं मिल पाता है, टाइम के ऊपर इनको बाजार उपलब्ध नहीं हो पाते हैं,
इस वजह से एमएसएमई जो अपना माल खरीदती है या जो अपने ग्राहक है उनको भुगतान विलंब से देती है, लेकिन यदि भुगतान विलंब से किया जाएगा तो कच्चे माल की इनके पास कमी हो जाएगी तथा और बहुत सी बातों की इनके पास कमी होने वाली है। इसलिए इनका भुगतान जो है विलंब से नहीं हो। दूसरा, इनके जो उत्पाद है वो पर्यावरण के अनुकूल होने चाहिए, क्योंकि बहुत सा देखा जाता है कि छोटे उद्योग धंधे पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद तैयार नहीं कर पाते हैं, वो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं या ऐसी स्कीमों या ऐसी टेक्निक का यूज नहीं कर पाते हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचे, तथा उनकी जो प्रोसेस है कुछ एक ऐसी है, ऐसी टेक्निक उनके पास होती है जो प्रोसेस बहुत धीमा होता है। उस चीज़ों को दूर करने के लिए या उनसे संबंधित जो मुद्दे हैं उनको सुलझाने के लिए भी एमएसएमई योजना हमारे पास, रैंप योजना हमारे पास कार्यरत होगी। रैंप योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों के हेतु योजना के रूप में प्रमुख बाधाओं की योजना तैयार करने में जो बाधाएं आ रही है उनके बारे में तथा अंतरालों की पहचान करना, विशेष उपलब्धियों तथा परियोजनाओं का निर्धारण करना, नवीनीकरणीय ऊर्जा, ग्रामीण व गैर कृषिगत व्यवसाय, थोक व खुदरा व्यापार, ग्रामीण तथा कुटीर उद्योग, महिला उद्योग आदि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर आवश्यक बजट पेश करना भी शामिल है। तो रैंप योजना के अंदर कौन कौन से कार्यों में कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर काम किया जाएगा उन क्षेत्रों की बात की गई है। पहला, योजना बनाने में कौन कौन सी बाधाएं आती है उनके बारे में, योजनाओं के अंदर इतना ज़्यादा टाइम इंटरवल क्यों रहता है उसके बारे में, आगे विशेष योजनाओं के बारे में परियोजना बनाना, नवीनीकरणीय ऊर्जा के बारे में काम करना, ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में काम करना, गैर परंपरागत जो गैर कृषि जिससे हमारे पास बिजनेस है उनके बारे में ध्यान देना, खुदरा, ये सब जो हमारे पास बातें लिखी गई है इनके ऊपर काम करने के लिए हमारे पास रैंप योजना बनाई गई है। तो रैंप योजना का मोटा मोटा ब्यौरा मैंने आपको देने की कोशिश की है। साथ ही साथ क्या है भाई, रैंप योजना की समग्र निगरानी तथा नीति का अवलोकन करने के लिए एक शीर्ष राष्ट्रीय एमएसएमई परिषद के द्वारा किया जाएगा। तो रैंप योजना की जो भी निगरानी की जाएगी उसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद एक एमएसएमई परिषद बनाई जाएगी जो राष्ट्रीय लेवल के ऊपर काम करेगी। इस एमएसएमई परिषद के अंदर कौन कौन होंगे, विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधि होंगे तथा उनके साथ ही साथ हमारे जो एमएसएमई मंत्रालय के मंत्री है वो भी इसके अंदर शामिल होंगे। और इस योजना के तहत एमएसएमई मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता के अंदर एक कार्यक्रम समिति गठित की जाएगी। तो ये जो तीनों बातें लिखी है वो लिखा है कि एमएसएमई योजना का क्रियान्वयन किस तरह से किया जाएगा। एक परिषद बनाई जाएगी जिसके अंदर कौन कौन लोग होंगे तथा साथ ही साथ एक कार्य समिति बनाई जाएगी जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी, ये सब हमने देखा है। अब हम चर्चा करते हैं एमएसएमई के लिए जो रैंप योजना बनाई गई है, इस रैंप योजना के लिए पैसे कहां से आएंगे हमारे पास, निधियन जिसकी हम बात करें, पैसे कहां से आएंगे। तो इस योजना के लिए कुल जो खर्चा है वो कितना होने वाला है, 6062.45 करोड़ रुपए इसमें खर्चा आने वाला है। 6062.45 करोड़ रुपए खर्चा आने वाला है। खर्चा बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये सब मैंने पहले ही आपको बताया कि विश्व बैंक से हमें ऋण मिलने वाला है। तो विश्व बैंक से ऋण कितना मिलेगा, 3750 करोड़ रुपए विश्व बैंक से हमें ऋण के रूप में प्राप्त होंगे तथा बाकी 2312.45 करोड़ रुपए जो है भारत सरकार के द्वारा दिया जाएगा। राज्य सरकारों का इसमें बिल्कुल भी खर्चा नहीं आने वाला है। दूसरी बात, एक बात ध्यान से देखना, आजकल शब्दों के खेल के ऊपर यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि रैंप योजना के लिए विश्व बैंक के द्वारा 3750 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में दिए गए। तो ये कथन हमारा गलत हो जाएगा। हमें अनुदान के रूप में या दान के रूप में नहीं दिए जा रही हैं, हमें क्या दिया जा रहा है भाई, हमें ऋण दिया जा रहा है और ऋण को वापस हमें चुकाना पड़ता है। इसलिए ध्यान से देखना कि हमें ऋण दिया गया है, न कि अनुदान दिया गया है, दान नहीं दिया गया। और दूसरा, हमारे पास केंद्र सरकार तथा विश्व बैंक दोनों की साझी योजना है। राज्य सरकारों का इसमें बिल्कुल कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। योजना के लाभ हमारे पास क्या क्या होंगे। पहला लाभ, एमएसएमई क्षेत्र से जुड़ी हुई चुनौतियों का समाधान हो जाएगा। ऑब्वियस है, कोविड-19 की वजह से एमएसएमई एरिया के सामने बहुत सी चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं। बहुत से उद्योग धंधे ऐसे हैं जो वापस से स्टैंड बाय करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। उनके सामने जो भी चुनौतियां आ रही हैं उन सभी चुनौतियों का समाधान आसानी से रैंप योजना के माध्यम से कर दिया जाएगा। दूसरा, यदि हम लाभ देखते हैं, एमएसएमई में अपर्याप्त रूप से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना। एमएसएमई की बात करते हैं तो इनके पास बहुत ज़्यादा बजट नहीं होता है। छोटे उद्योग धंधे हैं, माइक्रो उद्योग हैं, बहुत ज़्यादा बजट नहीं होता। इसके लिए ये अपने बेसिक जो रिक्वायरमेंट है उत्पादन को बढ़ाने के लिए उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। जैसे कौशल का निर्माण करना हो, ज़्यादा अच्छी टेक्निक का उपयोग करना हो, डिजिटलीकरण करना हो, आउटरीच करनी हो, मार्केट के अंदर प्रमोशन करना हो या कौशल का विकास करना हो, गुणवत्ता में वृद्धि करनी हो, इन सभी बातों के ऊपर ये अपना
ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं क्योंकि इनके पास ज़्यादा बजट नहीं होता है। तो रैंप योजना के माध्यम से इन छोटी छोटी बातों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, और छोटी छोटी बातों के ऊपर यदि ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा तो इनके उत्पादन के अंदर वृद्धि होगी, साथ ही साथ इनका जो हमारे पास मांग है, मांग के अंदर भी वृद्धि होगी। मांग में वृद्धि होगी तो इनके लाभ के अंदर डायरेक्टली क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्योंकि एक बात फेमस है, आपने सुना होगा, जो दिखता है वो बिकता है। तो अपने आप को बेचने के लिए अपने आप को दिखाना पड़ता है, और अपने आप को दिखाने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। तो मार्केटिंग प्रमोशन होना, आउटरीच होना, डिजिटलीकरण होना, इन सब का भी फायदा हमें मिलने वाला है रैंप योजना के माध्यम से। तीसरा हमारे पास क्या होगा भाई, रोजगार के अंदर सृजन होगा। ऑब्वियस है, यदि एमएसएमई उद्योग धंधों को ऋण प्रदान कर दिया जाएगा, बजट प्रदान करवा दिया जाएगा, तो ये नए नए रोजगार का सृजन करने वाले हैं। बाजार में प्रमोटर की आवश्यकता होगी, वित्त सुविधाकर्ता की आवश्यकता होगी, और ये सभी रोजगार हमारे पास उपलब्ध हो जाने वाले हैं। औपचारिक शुरुआत एमएसएमई योजना की हो सकता है उन राज्यों के अंदर या उन क्षेत्रों के अंदर भी शुरुआत हो जाए जहां पर अभी तक एमएसएमई का डंका नहीं बज रहा है या एमएसएमई का प्रादुर्भाव नहीं हुआ है। तो इसके द्वारा ऐसे राज्यों में जहां पर इनकी उपस्थिति कम है वहां पर भी इसकी कवर किए जाने की संभावना हमारे पास बनती है। और लास्ट में हम देखते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान का पूरक। जैसे ही हमारी करंट जो गवर्नमेंट बनी थी, हाल ही की गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत का एक नारा दिया था, और आत्मनिर्भर भारत या मेड इन इंडिया जिसको हम कह सकते हैं योजना लॉन्च की थी। उसके तहत भारत के अंदर अपने इतना प्रोडक्शन भारत के अंदर ही हो जाना चाहिए कि हमें बाहर से आयात करने की जरूरत नहीं पड़े। और बाहर से आयात करने की जरूरत हमें कब नहीं पड़ेगी, जब यहाँ पर प्रोडक्शन होगा, और यदि हमारे एमएसएमई उद्योग धंधे विकसित हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे, वो पूरी क्षमता के साथ काम करने लगेंगे, तो ऑब्वियस है कि हमारे यहाँ पे उत्पादन में वृद्धि होगी। और यदि उत्पादन के अंदर वृद्धि होगी तो हम आत्मनिर्भर बनने लगेंगे, और आत्मनिर्भर बनने की तरफ हमारा एक मेन कदम होगा। तो ये हमारे पास थे एमएसएम जो रैंप योजना है उसके लाभ क्या क्या हैं। अब बार बार मैं चर्चा कर रहा हूं एमएसएमई के बारे में, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर एमएसएमई के महत्व के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की यदि हम बात करते हैं तो उसके अंदर लगभग 30% योगदान जो है एमएसएमई का है। भाई जीडीपी के अंदर 30% योगदान लगभग 1/3 जीडीपी को कवर करते हैं, मतलब कि इनका बहुत ज्यादा योगदान है हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर। निर्यात के संदर्भ में यदि हम बात करते हैं तो वे आपूर्ति श्रृंखला के अभिन्न अंग के तौर पर कुल निर्यात का 48% योगदान करते हैं। यदि टोटल हम उसकी बात करते हैं, निर्यात की बात करते हैं, तो कुल का 48% लगभग आधा जो निर्यात है वो किसके द्वारा किया जाता है, एमएसएमई के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा एमएसएमई के भी रोजगार भी प्रदान करती है, और देश भर के अंदर लगभग 110 मिलियन लोगों को रोजगार एमएसएमई के द्वारा दिया गया है। भाई 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को एमएसएमई के द्वारा रोजगार दिया गया है। और विदित हो कि एमएसएमई ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए भी हैं, और लगभग आधे से अधिक एमएसएमई जो है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर कार्यरत हैं। तो एक हिसाब से देखा जा सकता है कि एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था के रीढ़ की हड्डी के रूप में भी पहचाने जा सकते हैं। तो ये हमने एमएसएमई तथा रैंप योजना के बारे में ऊपर से जानकारी आपको देने की कोशिश की है। यदि आप एमएसएमई के बारे में और कहीं से ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हो तो आपको करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन के बनने की संभावनाएं मैक्सिमम हो जाती है अपने एग्जाम के अंदर। जैसा कि आपने इकोनॉमिक्स की इस बार के एग्जाम के अंदर देखा होगा कि ऐसे ही क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन पेपर के अंदर क्रिएट किए गए थे एग्जामिनर के द्वारा। हम चलते हैं दूसरे मुद्दे की तरफ, कृषि में आधुनिक तकनीकों का उपयोग। भाई जैसे जैसे कृषि के अंदर हमारे पास जनसंख्या के अंदर बढ़ोतरी हो रही है, उत्पादन की मांग बढ़ती जा रही है, क्योंकि खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ती जा रही है, अन्य चीज़ों की भी मांग लगातार बढ़ती जा रही है, तो उत्पादन के अंदर बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है। और यदि उत्पादन के अंदर हम बढ़ोतरी करना चाहते हैं और कृषि को ज़्यादा फायदे का सौदा बनाना चाहते हैं, या दूसरी तरफ मैं कह दूँ कि जो हमारी करंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जब ये सत्ता के अंदर आए थे तब इन्होंने नारा दिया था कि 2022 तक हम किसानों की आय को दुगनी कर देंगे। मतलब खेती को हम घाटे के सौदे से नफे के सौदे की तरफ हमें लेके जाना है। यदि हमने किसानों की आय को दुगना करना है तो कृषि के अंदर नई नई तकनीकों का उपयोग करना होगा। नई नई तकनीकों के उपयोग के बिना हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो हाल ही के अंदर सेंट्रल मिनिस्ट्री ने या केंद्रीय कृषि तथा कल्याण मंत्री जो हमारे पास से, उन्होंने राज्यसभा के अंदर उनसे पूछा गया था कि आप किसानों की आय को दुगना करने के लिए क्या कर रहे हो। तब उन्होंने एक जवाब में दिया था कि
हम कृषि को आधुनिक बनाने के लिए कौन कौन सी तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं, इसीलिए हमारे पास ये मुद्दा इंपॉर्टेंट रह गया। और कृषि का मुद्दा तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिला था और अगली बार भी हमें क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कृषि से संबंधित, डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, क्योंकि कृषि आंदोलन या कृषि जो बिल लाए गए थे 3, उनके बारे में भयंकर आंदोलन हमें देखने को मिला था और जिसके विरोध के परिणाम स्वरूप भारत के प्रधानमंत्री को कृषि बिलों की वापसी की घोषणा भी करनी पड़ गई थी। तो चर्चा के अंदर क्यों रहा? हाल ही के अंदर केंद्रीय कृषि तथा किसान मंत्री ने राज्यसभा के अंदर एक लिखित उत्तर में कृषि में प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए भारत सरकार के द्वारा की गई विभिन्न पहलों के बारे में जानकारी दी है। अब भारत सरकार के द्वारा कृषि में क्या क्या पहलें की जा रही हैं, इनके बारे में हम थोड़ी सी बाद में जानकारी हासिल लेंगे। थोड़ा सा हम कृषि के अंदर टेक्निक से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इसके बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। वर्ष 2021 में कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर पर एक परामर्श पत्र जारी किया गया जो कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति की बात करता है। ये एक हमारे पास परामर्श पत्र जारी किया गया था जो हमें कहता है कि कृषि को यदि हमने उन्नत तरीके से करना है तो इसका डिजिटलीकरण करना होगा, विभिन्न एप्लीकेशन के माध्यम से, विभिन्न चैनलों के माध्यम से, विभिन्न वेबसाइट के माध्यम से किसानों को घर बैठे ही बीज के बारे में, खेती के बारे में, रोग के बारे में, उर्वरक के बारे में, कीटनाशक के बारे में, उपकरणों के बारे में हर तरह की जानकारियां दी जाएगी। ऐसा इस इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर का जो परामर्श पत्र जारी किया गया था उसके अंदर भारत सरकार के द्वारा वर्णन किया गया था। आधुनिक तकनीक को अपनाना विभिन्न मुद्दों जैसे कि सामाजिक, आर्थिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति, उगाई गई फसल तथा सिंचाई सुविधाओं के ऊपर निर्भर करता है। अब बात करते हैं कि यदि टेक्निक हम यूज करना चाहते हैं तो टेक्निक की हमारे पास कमी कहाँ है, और यदि कमी नहीं है तो टेक्निक को उपयोग करने में दिक्कतें हमारे पास कहाँ आ रही हैं। तो टेक्निक को उपयोग करने में जो दिक्कत हमें आती है वो 5 प्रकार की दिक्कतों का यहाँ वर्णन किया गया है। पहला है सामाजिक दिक्कत। कुछ ऐसे हमारे पास सामाजिक परंपराएं हो सकती है जो हमें टेक्निक को यूज करने से मना कर सकती हैं। दूसरा हमारे पास है आर्थिक स्थितियां। टेक्निक को हमने यूज करना है तो हमारे पास आर्थिक स्थिति हमारे पास अच्छी होनी चाहिए। उपकरण को खरीदने के लिए हमारे पास पैसे होने चाहिए, लेकिन हमारे पास ज्यादातर हम किसान देखते हैं तो किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 एकड़ से भी कम की जमीन है, तो वो अच्छे उपकरण या अच्छी टेक्निक को खरीद ही नहीं पाते हैं। भौगोलिक स्थितियां, एक जैसी भौगोलिक स्थिति इंडिया के अंदर नहीं है। कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर मरुस्थल है, कहीं पर नदियां हैं, कहीं पर ऊपर भूमि है, कहीं पर पठार है। ये सब चीजें इंडिया की भौगोलिक अवस्थाओं के अंदर हैं। तो अलग अलग भौगोलिक अवस्थाएं भी हमारे पास टेक्निक का उपयोग करने के अंदर बाधा उत्पन्न करती है। अलग अलग भौगोलिक अवस्थाओं के अंदर अलग अलग टेक्निक से खेती की जा सकती है। उगाएगी फसल, आपने किस तरह की फसल उगाई है, क्योंकि एक ही टेक्निक आप हर तरह की फसल के लिए उपयोग नहीं कर सकती हो। कुछ फसल क्या है आपके पास कम पानी के अंदर उगती है, कुछ ज्यादा पानी के अंदर उगती है, किसी को बीमारी बहुत जल्दी लगती है, किसी को बीमारी बहुत देरी से लगती है, लगती ही नहीं है, कुछ ऐसी फसलें होती है। तो उगाएगी फसल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपने कौन सी टेक्निक यूज करनी है या कौन सी नहीं करनी है। और लास्ट के अंदर जो हमारे पास है सिंचाई की सुविधाएं। सिंचाई की सुविधाएं पूरे इंडिया के अंदर अलग अलग तरीके से सिंचाई होती है। कहीं पर तो हमारे पास नदियों के पानी के द्वारा, कुएं के द्वारा, हैंडपंप के द्वारा सिंचाई की जाती है। लेकिन बहुत सा एरिया हमारा ऐसा भी है जहां पर इन माध्यम से सिंचाई नहीं की जाती है। वहां पर फव्वारा पद्धति, बूंद बूंद पद्धति के माध्यम से बड़ी मुश्किल से सिंचाई की जाती है। या कई क्षेत्र तो हमारे पास ऐसे हैं जहां पर केवल वर्षा आधारित हमारे पास कृषि की जाती है। तो ये 5 हमारे पास कारक ऐसे हैं जो हमें कृषि के अंदर टेक्निक का उपयोग करने में रोकते हैं या बाधा उत्पन्न करते हैं। लेकिन यदि हम बात करते हैं कृषि के अंदर टेक्निक का महत्व क्या है या कृषि के अंदर टेक्निक को किन किन क्षेत्रों के अंदर उपयोग किया जा सकता है, तो भारतीय कृषि के अंदर टेक्निक का उपयोग शाकनाशी जो खरपतवार होते हैं उनको नष्ट करने के अंदर, कीटनाशी जो कीटाणु वगैरह होते हैं उनको नष्ट करने में, उर्वरक अच्छे हमारे पास खाद होना चाहिए उसके रूप में, तथा उन्नत बीज का उपयोग करने में हमारे पास खेती के विशिष्ट पहलुओं के अंदर टेक्निक का उपयोग किया जाता है। तो 4 क्षेत्र हमारे पास है जहां पर हम टेक्निक यूज कर सकते हैं। पहली तो खरपतवार नाशी, भाई उसके अंदर जो हमें खरपतवार उगे ही नहीं तो हमें खोदी वगैरह नहीं निकालनी पड़ेगी। दूसरा कीटनाशक, उसके अंदर कीट वगैरह नहीं लगे। तीसरा अच्छे हमारे पास खाद डालनी चाहिए। और 5वां क्या है, बीज को ही हम क्या करते हैं, ट्रीटेड कर देते हैं ताकि हमारे पास अच्छी किस्म की या अच्छी फसल पैदा हो सके। जैसे बीटी कॉटन के बारे में आपने सुना होगा, बीटी ब्रिंजल के बारे में आपने सुना होगा। बहुत सी फसलें जो आपके पास पहले से ही अच्छे बीज के रूप में, उन्नत बीज के रूप में मार्केट में उपलब्ध होती है। टेक्निक का उपयोग करने से हमें क्या लाभ हो सकते हैं, लाभकारी कैसे हो सकती है प्रौद्योगिकी हमारे लिए। पहला यह कृषि की उत्पादकता को बढ़ाती है, ऑब्वियस है।
भाई अगर आपके यहाँ पर खरपतवार नहीं उगेंगे, आपकी खेती के अंदर रोग नहीं लगेंगे, कीटाणु नहीं लगेंगे, आपकी जो खाद है वो अच्छी क्वालिटी की होगी, आपका बीज है जो अच्छी क्वालिटी का होगा, तो इस सबका अल्टीमेटली रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन क्या है, अच्छा होगा, यही तो होने वाला है। दूसरा, मृदा के क्षरण को रोकते हैं। हमारे पास टेक्निक यदि हम यूज करते हैं, अच्छी तरह से मेड़ हम बनाते हैं, डोलियां हम अच्छे तरीके से बनाते हैं, तो मृदा के क्षरण को भी रोकती है। तीसरा हमारे पास है फसल के उत्पादन में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में कमी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बहुत से हमारे पास बीज ऐसे हैं जिनका उपयोग करने से हमारे उन बीजों फसलों के अंदर कोई किसी तरह का रोग लगता ही नहीं है। तो ये किसी तरह का रोग नहीं लगेगा, या फसल का उत्पादन हमारे पास, फसल की ग्रोथ हमारे पास अच्छी होगी, तो हमें रासायनिक केमिकल्स का उपयोग करना ही नहीं पड़ेगा। तो केमिकल के उपयोग में हमारे पास कमी आई है। आगे जल संसाधनों का कुशल उपयोग, तो हमें बहुत सी जल संसाधनों का उपयोग हमें किस तरह से करना चाहिए, कुशल उपयोग। पहले क्या होता था कि जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ पर वर्षा के जल पर ही निर्भर किया जाता था, लेकिन अब बूंद बूंद पद्धति हमारे पास आ गई है, फुवारा पद्धति हमारे पास आ गई है, जिससे कम पानी से भी अच्छी उपज पैदा की जा सकती है। उसके बाद गुणवत्ता, मात्रा तथा उत्पादन की कम लागत के लिए आधुनिक कृषि पद्धतियों का प्रसार करती है। डेफिनेटली हमारे पास कम लागत की पद्धतियों का भी प्रसार इसके द्वारा किया जाता है और किसानों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में बदलाव करती है। यदि किसान के खेती के अंदर अच्छा उत्पादन होगा तो उसकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, और यदि उसकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो उसकी सुधरेगी तो साथ ही साथ उसकी सामाजिक स्थिति में भी अपने आप क्या होने लगेगा, सुधार होने लगेगा। अब हम चर्चा करते हैं कि चुनौतियां हमारे पास क्या क्या है टेक्निक को उपयोग करने में। पहली चुनौती हमारे पास है शिक्षा तथा प्रशिक्षण से संबंधित। इंडिया के अंदर किसान, मैंने जैसे आपको बताया कि भारत की लगभग 75% आबादी खेती के ऊपर निर्भर करती है, और इस 75% आबादी का आधे से ज्यादा हिस्सा हमारे पास है या तो बिल्कुल ही अनपढ़ है या बहुत कम पढ़ा लिखा है। तो बहुत कम पढ़ा लिखा व्यक्ति जो हमारे पास है, शिक्षा के अभाव के अंदर या ज्ञान के अभाव के अंदर टेक्निक का उपयोग नहीं कर पाता है। दूसरा, यदि वो टेक्नोलॉजी को खरीद भी लेता है तो उसको उसका प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई है, और ट्रेनिंग के अभाव के अंदर भी उसका जो फायदा उसको मिलना चाहिए वो फायदा उसे नहीं मिल पाता है। तो ज्ञान की कमी, अपर्याप्त कौशल तथा बेहतर कौशल परीक्षण का अभाव हमारे पास पहली चुनौती है। दूसरी चुनौती क्या है, प्रौद्योगिकी तथा बुनियादी ढांचे की हमारे पास चुनौती। हमारे पास टेक्निक तो हो सकती है, लेकिन टेक्निक का जो हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए वो स्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है। हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर जो है, बुनियादी ढांचा बहुत ही ज़्यादा खराब है। हमारे यहाँ पर भंडारण की कमी है, हमारे पास ऐसे गोदाम नहीं है, ऐसे स्टोर नहीं, इसे टेक्निक को स्टोर किया जा सके या उपज को भी स्टोर किया जा सके। और तीसरा, हमारे पास क्या, परिवहन की भी हमारे पास कमी है। टेक्निक को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए परिवहन हमें चाहिए होगा, या उत्पादन को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए उत्पादन चाहिए होगा, हमारे पास उसकी भी कमी है। तो दूसरी चुनौती हमारे पास है, बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास बहुत ही लो क्वालिटी की है। तीसरा, आर्थिक तथा नीतिगत मुद्दे। ऑब्वियस है, मैंने बताया छोटे किसान हमारे पास है, धन की कमी है उनके पास, ऋण उन्हें आसानी से मिल नहीं पाता है, और यदि उनकी बैंक तक पहुंच हो भी जाती है तो उनके मन के अंदर विभिन्न तरह की गलत अवधारणाएं रहती है कि यदि बैंक का लोन नहीं बढ़ा तो हमारे पास जमीन कुर्की कर दी जाएगी, ये कर दिया जाएगा, वे कर दिया जाएगा। ऐसी बहुत सी गलत अवधारणाओं की वजह से वो ऋण से हमेशा वंचित रह जाता है। चौथी, जलवायु तथा पर्यावरणीय मुद्दे। हमारे जलवायु तथा पर्यावरणीय मुद्दे इस प्रकार के हैं कि हमें टेक्निक यूज करने से रोकते हैं। जैसे मिट्टी हमारे यहाँ की खराब है, हमारी मिट्टी की उर्वरक शक्ति जो है वो कम है। वर्षा की हमारे पास अनियमितता पाई जाती है। अनियमितता तथा अनिश्चितता दोनों ही है, कहीं पर वर्षा बहुत ज्यादा होती है, कहीं पर वर्षा बहुत कम होती है। साथ ही साथ ऐसा भी है कि कहीं पर एक साल में वर्षा बहुत ज्यादा होगी, अगले साल में उसी जगह पे वर्षा बहुत कम होती है। तो वर्षा की अनियमितता भी है, अनिश्चितता भी है, असमान बंटवारा भी है हमारे यहाँ पर। और साथ ही साथ हमारे यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं भी आती रहती है, जैसे बाढ़ हो गया, पाला हो गया, ओलावृष्टि हो गया, अतिवृष्टि हो गया, सूखा हो गया, भूकंप हो गया। ये सब हमारे पास प्राकृतिक आपदाएं हैं जिसकी वजह से भी हम टेक्निक का उचित उपयोग नहीं कर पाते हैं। और लास्ट में हमारे पास है मनोसामाजिक मुद्दे। समाज के अंदर कुछ ऐसे मुद्दे बन गए हैं जिस वजह से लोग कृषि करना पसंद नहीं कर रहे हैं, और इसका कारण है कि केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाई जाने वाली योजनाएं। एग्जाम्पल के लिए आपने मनरेगा का नाम तो सुना ही होगा, और मनरेगा के आने से पहले तथा आने के बाद यदि मजदूरी के ऊपर यदि आप देखो तो हद से ज्यादा फर्क पड़ा है। मजदूर मनरेगा से पहले जो बड़ी आसानी से मिल जाया करते थे, एक मजदूर को ढूंढते थे तो हमें 2-2, 3-3 मजदूर मिल जाया करते थे, लेकिन वही स्थिति मनरेगा के आने के बाद तुरंत बदल गई है। अब इस स्थिति के तहत मजदूर मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। अब लोग मनरेगा के अंदर जाना आसानी से पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पर कम मेहनत के द्वारा ज़्यादा पैसे उनको प्राप्त होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वही ज़्यादा मेहनत के द्वारा उनको कम पैसे मिलेंगे, इसलिए वो खेती वगैरह करने को पसंद नहीं कर रही हैं और सरकार के द्वारा चलाई
जाने वाली आत्मनिर्भर परियोजनाओं का वो लाभ ज्यादा उठाना चाहते हैं। सरकार द्वारा उठाए गए कदम, यदि मैं टेक्निक के उपयोग के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों की हम बात करते हैं, जैसा कि इस टॉपिक की शुरुआत में हमने देखा था कि राज्यसभा के अंदर हमारे कृषि मंत्री ने बताया था कि डिजिटलीकरण के लिए केंद्र सरकार के द्वारा क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं, उन सभी उपायों पर हम चर्चा करते हैं। तो पहला जो कदम भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकारों के द्वारा उठाया गया है उसका नाम है एग्रीस्टेक। एग्रीस्टेक क्या है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने एग्रीस्टेक के निर्माण की योजना बनाई है, जो कि कृषि में प्रौद्योगिकी आधारित हस्तक्षेपों का संग्रह है। कृषि के अंदर किस तरह से टेक्निक का उपयोग किया जा सकता है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी जो है हमें एग्रीस्टेक नामक एप्लीकेशन के ऊपर देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ हमें यह किसानों को यह भी बताता है कि कृषि खाद्य श्रृंखला में एंड टू एंड सेवाएं प्रदान करता है कि शुरू से लेकर एंड तक जो कुछ भी आपको चाहिए होता है वो सीधा आपको जो भी आपके विशेषज्ञ है उनके माध्यम से सीधा किसान को एंड टू एंड, मतलब कि जिस व्यक्ति से आपको सुविधा चाहिए उस व्यक्ति से जिसको चाहिए उस व्यक्ति तक हाथों हाथ सुविधा पहुंचाने के लिए एक एकीकृत मंच के रूप में तैयार किया गया है एग्रीस्टेक को। दूसरा हमारे पास है डिजिटल कृषि मिशन। डिजिटल कृषि मिशन क्या है कि कृषि के अंदर जो नई नई टेक्निक है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता हो गई, ब्लॉकचेन हो गई, रिमोट सेंसिंग हो गई, जीआईएस हो गई, टेक्निक हो गई, ड्रोन तथा रोबोट, इन सब का उपयोग कृषि के अंदर किस तरह से किया जाए और इनके उपयोग को कृषि के अंदर बढ़ावा किस तरह से किया जाए, इसके लिए डिजिटल कृषि मिशन की शुरुआत की गई है और ये भारत सरकार के द्वारा की गई है। उसका पहला चरण 5 साल के लिए होगा और पहले चरण की शुरुआत कब की गई थी? 2021 में की गई थी और कब तक चलेगा भाई? 2025 तक होगा। तीसरा हमारे पास है एकीकृत किसान सेवा मंच UFSP। यह है कोर इंफ्रास्ट्रक्चर की हमारे पास कृषि के लिए बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या होनी चाहिए, उसका जो डाटा हमारे पास है वो किसके पास कितनी इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहाँ पर इसकी जरूरत है, जैसे नदियां हैं, नाले हैं, तालाब हैं, क्या क्या हमें सिंचाई के लिए चाहिए, इन सभी के बारे में डाटा हो गया। इनकी अलग अलग एप्लीकेशंस हो गई तथा इनके टूल का जो भी हमारे पास एक संयोजन है वो देश भर के अंदर स्थापित करने का काम करता है एकीकृत किसान मिशन। अब इसको एकीकृत क्यों कहा गया है? एक तो सारे का सारा डाटा एक ही जगह पे हमारे पास मिल जाएगा, दूसरा ये जो है अलग अलग हमारे पास जो गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, साथ ही साथ हमारे पास निजी आईटी प्रणालियां जितनी भी हमारे पास हैं, उन सबको एक साथ मिलाकर निर्बाध रूप से इस डाटा का ट्रांसफर करने का काम करता है, इसलिए इसे कहा गया है एकीकृत किसान सेवा मंच। अगली हम बात करते हैं कृषि में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना, नेशनल ई गवर्नेंस योजना इन द एग्रीकल्चर। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, ये भी किसके द्वारा भी राष्ट्रीय है तो पता चल रहा है केंद्र के द्वारा चलाई गई योजना है। इस योजना को 2010 में केवल 7 राज्यों में शामिल किया गया था। तो पहली बार इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था केवल 7 राज्यों के अंदर। इसका उद्देश्य किसानों तक समय पर कृषि संबंधी जानकारी पहुंचाने के लिए सूचना तथा संचार तकनीक का उपयोग करना है। तथा अब देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि कृषि के अंदर किसी विशेष तरह का रोग लग जाता है और उस रोग के बारे में केंद्र सरकार को पता होता है या जो हमारे पास वैज्ञानिक है उनको इसके बारे में पता होता है, लेकिन उसकी प्रॉपर जानकारी जिस किसान की खेती के अंदर लगा है उस किसान तक नहीं पहुंचाई जा सकती है। अब भारत सरकार ये चाहती है कि आपको बिल्कुल समय के ऊपर जो भी आपके यहाँ दिक्कत आई है कृषि के अंदर उसके बारे में जो भी आपको जानकारी चाहिए वो बिल्कुल समय के ऊपर उसी टाइम पर जब आपको चाहिए उसी टाइम पर आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए हम क्या क्या यूज करना चाहते हैं, जो भी हमारे पास सूचना के साधन हैं तथा जो भी हमारे पास संचार के साधन हैं, सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के अंदर जितने भी हमारे पास साधन हैं उन सभी का हम उपयोग करेंगे। इनके उपयोग के अंदर तेजी लाएंगे तथा तेजी लाने के साथ साथ हम क्या करेंगे भाई, हर व्यक्ति तक जो सूचना है सही टाइम पे पहुंचाएंगे। मान लो किसी रोग का लग जाना किसी फसल के अंदर, किसान को यदि हाथों हाथ पता चल जाए कि इस रोग की वजह से हमें ये नुकसान हो सकता है तथा इस रोग के अंदर इस दवाई का इतना उपयोग यदि हम करेंगे तो वो रोग हमारा सही हो सकता है, तो सही टाइम पर यदि फसल को इलाज दे दिया जाएगा तो उत्पादन के अंदर हमारी बढ़ोतरी होगी। यही हमारा उद्देश्य है कृषि में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना का। 2010-11 के अंदर 7 राज्यों में से शामिल किया गया था, शुरू किया गया था, लेकिन 2014-15 तक आते आते इसका उपयोग सारे भारत के सभी राज्यों के अंदर कर दिया गया तथा साथ ही साथ 2 केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर भी इसका विस्तार कर दिया गया। कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन। मशीनीकरण का मतलब क्या है? कृषि के अंदर जितने भी मशीनें हमारे पास काम में ली जाती है, जितने भी औजार काम में लिए जाते हैं, जितने भी उपकरण काम में लिए जाते हैं वो काफी महंगे
हो सकते हैं और छोटे किसानों के पास उनको खरीदने के लिए प्राप्त उनके पास पैसे हों, इस तरह की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। इसलिए वो पैसों के अभाव के अंदर उन मशीनों का, उन उपकरणों का जो क्रय है वो नहीं कर पाते हैं। तो उन मशीनों तथा उपकरणों को खरीदने के लिए भारत सरकार के द्वारा इस मिशन के माध्यम से क्या दी जाएगी भाई, सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ये तो हमारे पास 5 मिशन हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। साथ ही साथ अब हम चर्चा करते हैं कि अन्य डिजिटल पहलें क्या क्या की जा रही हैं। तो पहली पहल जो डिजिटल पहल की गई है पुराने टाइम के अंदर, कृषि किसान कॉल सेंटर, दूसरी है हमारे पास किसान सुविधा ऐप, तीसरी किसान बाजार ऐप, चौथा हमारे पास मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल। ये समय समय पर केंद्र सरकार के द्वारा कृषि के अंदर टेक्निक को बढ़ावा देने के लिए उपयोग में किए गए हैं। तो हमने कृषि के बारे में जो भी टेक्निक यूज की जाती है उनके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी हासिल करने की कोशिश की है, और मुझे लगता है कि इतना आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा, अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है इस बारे में। वन हेल्थ दृष्टिकोण, वन हेल्थ दृष्टिकोण, यहाँ पर वन का मतलब हमारे पास 2 तरीके से लिया जा सकता है। एक तो मैं इस वन का मतलब ले सकता हूँ ONE वन, एक, और दूसरा मैं इसका मतलब ले सकता हूँ फॉरेस्ट, जंगल जिसको हम कहते हैं FOREST, फॉरेस्ट। अब हम देखते हैं कि वन का मतलब यहाँ पर क्या है, लेकिन ये तो श्योर है वन हेल्थ मतलब कि हमारे स्वास्थ्य के बारे में किसी तरीके का दृष्टिकोण अपनाया गया है। चर्चा में क्यों है? मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय, ये हमारे पास एक ही मंत्रालय अभी, मत्स्य पालन, पशुपालन तथा डेयरी मंत्रालय ने उत्तराखंड राज्य के अंदर, ध्यान से देखना जो फैक्ट है उन फैक्ट को भी आप साथ के साथ देखते जाना, याद करते जाना। उत्तराखंड राज्य में वन हेल्थ स्पोर्ट यूनिट, ये हमारे पास एक संस्था है भाई, वन हेल्थ स्पोर्ट यूनिट के माध्यम से वन हेल्थ फ्रेमवर्क को लागू करने का एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है? पायलट प्रोजेक्ट होता है कि किसी भी योजना को यदि हम टेस्ट करना चाहते हैं कि ये योजना हमारे लिए प्रभावी होगी या नहीं होगी, इसके रिजल्ट जैसा हम चाहते हैं वैसे ही आएंगे या उसके अन्यतर कोई और रिजल्ट हमारे पास आने वाला है, तो उसको केवल सैंपल के रूप में हम किसी जगह के ऊपर लागू करते हैं ताकि हम उसका रिजल्ट के बारे में जानकारी हासिल कर सकें। तो उसी सैंपल के रूप में लागू करने को हम कहते हैं पायलट प्रोजेक्ट। तो हाल ही के अंदर वन हेल्थ फ्रेमवर्क को या वन हेल्थ दृष्टिकोण को लागू किया गया है। कहां पर लागू किया गया है? उत्तराखंड के अंदर लागू किया गया है, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है, तथा कौन से मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया है? मत्स्य पालन, पशुपालन तथा डेयरी मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया है। इस यूनिट का जो कार्य है, देखिए इस योजना का प्राथमिक कार्य पायलट योजना के क्रियान्वयन के माध्यम से वन नेशन वन हेल्थ रोड मैप तैयार करना है। देखो मैंने वन कहा था ना, वन का मतलब मेरा यही था कि यहाँ पर मुझे पता चलता है कि इस वन का मतलब वन है और इस वन का मतलब फॉरेस्ट भी है, दोनों ही निकाले जा सकते हैं। फॉरेस्ट कैसे ये भी आपको आगे पता चलने वाला है। तो एक ही, जैसे हमने देखा वन नेशन वन कार्ड देखा, हमने वन रैंक वन पेंशन देखा, उसी की तर्ज के ऊपर एक ही देश तथा एक जैसा स्वास्थ्य है, इसके बारे में रोड मैप विकसित करने का हमारा मकसद है इस पायलट प्रोजेक्ट को शुरू करने के पीछे। अब वन हेल्थ दृष्टिकोण का अर्थ क्या है? वन हेल्थ दृष्टिकोण का अर्थ क्या है? वन हेल्थ दृष्टिकोण एक ऐसा दृष्टिकोण है जो यह बताता है कि मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य तथा हमारे चारों ओर के पर्यावरण के साथ घनिष्ठ संबंध है। तो ये 3 बातों की बात करता है। ये कहता है कि जो मानव का स्वास्थ्य है या मानव के अंदर बीमारियां जो लगती है उनके बारे में बात करें, पशुओं के अंदर लगने वाली बीमारियों के अंदर बात करें तथा हमारे चारों ओर के वातावरण के अंदर बात करें। तो इनके बीच में आपस में घनिष्ठ संबंध है। यदि मानव को किसी तरह की बीमारी होती है तो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव पशुओं के स्वास्थ्य के ऊपर तथा हमारे पर्यावरण के ऊपर भी पड़ता है। इसी तरह से यदि पशुओं को कोई बीमारी होती है तो उसका प्रभाव दूसरे दोनों के ऊपर तथा पर्यावरण को यदि किसी तरह का नुकसान पहुंचता है तो उसका प्रभाव भी पशुओं तथा मानव के स्वास्थ्य के ऊपर पड़ता ही पड़ता है। इसी को कहा जाता है वन हेल्थ दृष्टिकोण। मतलब कि 3 बातें हैं, मनुष्य का स्वास्थ्य हो गया, दूसरा पशुओं का स्वास्थ्य हो गया और तीसरा हमारे चारों ओर का पर्यावरण जो है, ये आपस में किसी न किसी तरीके से इंटरलिंक है और इसी इंटरलिंक को कहा गया है वन हेल्थ दृष्टिकोण। वन हेल्थ का सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन, जिसको FAO कहा जाता है, तथा विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के त्रिपक्षीय गठबंधन के बीच में समझौते का एक ब्लूप्रिंट है। तो ये जो हमारे पास वन हेल्थ दृष्टिकोण है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के हमारे पास 2 प्रमुख एजेंसियां, खाद्य तथा कृषि संगठन हो गया हमारे पास, दूसरा हमारे पास के पशु स्वास्थ्य संगठन हो गया और तीसरा पर्यावरण संगठन हमारे पास हो गया। इन तीनों के बीच में एक समझौता हुआ था। उस समझौते के तहत ही हमारे पास वन हेल्थ दृष्टिकोण का प्रादुर्भाव हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, पौधों
मिट्टी, पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी तंत्र जैसे विभिन्न विषयों के अनुसंधान तथा ज्ञान को कई स्तरों पर साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना है, जो सभी प्रजातियों के स्वास्थ्य में सुधार। देखिए जैसे अभी इन्होंने क्या कहा, अभी हमने जाना कि मानव स्वास्थ्य हो गया, पशु स्वास्थ्य हो गया तथा पर्यावरण के बीच में घनिष्ठ संबंध है। यदि इनके बीच में घनिष्ठ संबंध है तो इनकी जानकारियां तीनों डिपार्टमेंट को साझी करनी चाहिए, ताकि इन तीनों की जो भी जानकारी हमारे पास आती है उन जानकारियों के द्वारा पर्यावरण, मानव तथा पशुओं तीनों को स्वस्थ रखने के लिए एक समग्र या एकीकृत योजना बनाई जा सके। यही इस हमारे मकसद का उद्देश्य है। तो क्या लिखा गया है, मानव स्वास्थ्य का डाटा पशु डॉक्टर के साथ भी साझा करना चाहिए, पर्यावरणविद के साथ भी डाटा साझा करना चाहिए, ताकि एक समग्र योजना बनाई जा सके, जिससे जो भी हमारे पास सभी प्रजातियां हैं उनके स्वास्थ्य के लिए सुधार किया जा सकता है, उनकी रक्षा की जा सकती है तथा उनके बचाव के लिए उपाय किए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रमुख बिंदु के बारे में। बढ़ता हुआ महत्व, यदि हम इस वन दृष्टिकोण की बात करें तो इसका महत्व आज के टाइम में बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? यह हाल के वर्षों के अंदर अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि कई कारकों ने लोगों, जानवरों तथा पौधों और हमारे बीच में पारस्परिक स्थितियों के बदलाव किया है। बहुत से हमारे पास ऐसी जानकारियां, ऐसे कारक रहे हैं हाल ही के दिनों के अंदर, जैसे कोरोना हमारे पास हो गया, वनों के अंदर होने वाली आग हमारे पास हो गई, या किसी भी तरह की जलवायु परिवर्तन हमारे पास हो गया, जिससे मानव, पशु तथा पर्यावरण तीनों आपस के बीच में संबंधित है, आपस के बीच में एक दूसरे के संबंध में आए हैं तथा उनके रिश्तों के अंदर परिवर्तन हुआ है। इस वजह से वन दृष्टिकोण का महत्व हाल ही के अंदर बढ़ता चला गया है। क्या क्या परिवर्तन हुए हाल ही के अंदर? पहला परिवर्तन हुआ कि मानव का विस्तार हुआ। मानव आबादी बढ़ रही है तथा नए भौगोलिक क्षेत्रों का विस्तार कर रही है, जिसके कारण जानवरों तथा उनके वातावरण के साथ हमारा निकट संपर्क स्थापित हुआ है। मनुष्यों की बीमारियों फैलने का खतरा बढ़ गया है कि यदि मानव का विस्तार होता जा रहा है, हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो हमें रहने के लिए अलग अलग स्थानों को खोजना पड़ेगा, जिसके लिए हमें जंगलों को काटना पड़ेगा। वहां पर जानवरों के साथ हमारा संबंध होगा तथा पर्यावरण के साथ भी हमारा संबंध होगा, जिसकी वजह से मानव के बीच में रोग फैलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। मनुष्य को प्रभावित करने वाले संक्रामक रोगों में से 65% से अधिक जूनोटिक रोगों की उत्पत्ति मुख्य स्रोत जानवर ही है। ऐसे रोग जो मानव को प्रभावित कर सकते हैं, ऐसे वायरस जो मानव को प्रभावित कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं जूनोटिक रोग। लगभग 65% रोग हमारे पास ऐसे हैं जिनकी उत्पत्ति का रीजन हमारे पास क्या रहा है भाई? जानवर ही रहा है। जैसे एड्स के बारे में हम जानते हैं, कोरोना के बारे में हम जानते हैं, तो कहीं ना कहीं जानवर की वजह से ये मानव के अंदर फैले हुए रोग हैं। पर्यावरण संबंधी व्यवधान की यदि हम बात करते हैं तो पर्यावरण, पारिस्थितिकी तथा आवासों में व्यवधान जानवर रोगों में संचार करने के लिए नए अवसर प्रदान करते हैं। हमारे पास पर्यावरणीय बाध्यताएं जो हैं, पर्यावरणीय बाध्यताओं की वजह से हमारा जानवरों तथा इंसानों का आपस में संपर्क हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो रही है, नए हमारे पास रोग फैलने की संभावनाएं बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा तथा व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा व व्यापार के कारण लोगों, जानवरों तथा पशु उत्पादों की आवाजाही बढ़ गई है, जिसके कारण बीमारियों के अंदर तेजी आई है। वन्य जीवों के अंदर वायरस की यदि हम बात करते हैं, वैज्ञानिकों के अनुसार वन्य जीवों के अंदर लगभग 1.7 मिलियन से अधिक वायरस पाए जाते हैं। जितने भी हमारे पास वन्य जीव है उनके अंदर लगभग 1.7 मिलियन वायरस, लगभग 17 लाख के लगभग वायरस उनके अंदर पाए जाते हैं, जिनमें से ज्यादातर वायरस हमारे पास जूनोटिक है, अर्थात ज्यादातर वायरस ऐसे हैं जो इंसान के अंदर बीमारियां पैदा करने का कारण बन सकते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि समय रहते अगर इन वायरस का पता नहीं चलाया गया तो भारत ही नहीं कि पूरे विश्व के अंदर भी आगे आने वाले समय के अंदर गंभीर महामारियों का सामना हमें करने को पड़ सकता है। तो ये हमने चर्चा की वन हेल्थ फ्रेमवर्क के बारे में, जो उत्तराखंड के अंदर शुरू किया गया था। ये तो हाल ही के अंदर शुरू किया गया पायलट प्रोजेक्ट की हमने चर्चा की है। क्या इससे पहले भारत के अंदर वन हेल्थ फ्रेमवर्क के बारे में काम किया जा रहा है? तो इसके पहले की यदि हम बात करते हैं तो दीर्घकालीन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए भारत ने 1980 के दशक के अंदर ही जूनोसिस पर एक राष्ट्रीय स्थायी समिति की स्थापना कर दी थी। मानव के अंदर फैलने वाले रोगों के बारे में जानकारी हासिल करने के संबंध में एक राष्ट्रीय स्थायी समिति का गठन कर दिया था 1980 के दशक के अंदर ही। पशुपालन तथा डेयरी विभाग ने, कौन से विभाग की बात हुई? पशुपालन तथा डेयरी विभाग ने पशुओं के रोगों को प्रसार को कम करने के लिए कई योजनाएं शुरू की है। आप देखते हो कि पशुओं को होने वाले रोगों के बारे में विभिन्न तरह के टिक्के घर तक पहुंचकर लगाए जाते हैं। गर्भाधान के बारे में व्यवस्था की जाती है ताकि पशुओं को रोग यदि कम होंगे तो उनके संपर्क में आने से मानवों को रोग भी कम होंगे। इसके अतिरिक्त सरकार ऐसे कार्यक्रमों को पुनर्जीवित करने के लिए काम कर रही है जो पशु चिकित्सकों के लिए क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हों तथा पशु स्वास्थ्य निदान प्रणाली जैसे कि पशुओं
को रोग नियंत्रण हेतु सहायता प्रदान करने के लिए उपयोगी है। तो पशु स्वास्थ्य के बारे में बहुत से काम किए जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा। हाल ही के अंदर नागपुर के अंदर एक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की गई है, उसके लिए धनराशि स्वीकार की गई है, पशुओं के लिए स्वास्थ्य केंद्र होगा। साथ ही साथ बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने देश का पहला वन हेल्थ कंसोर्टियम लॉन्च किया है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है कि हाल ही के अंदर भारत का पहला वन हेल्थ कंसोर्टियम लॉन्च किया गया है। इसकी स्थापना कौन से विभाग के द्वारा की गई है? तो बायोटेक्नोलॉजी विभाग के द्वारा की गई है। ये सब जानकारी थी हमारे पास वन हेल्थ के बारे में। विश्व खाद्य मूल्य सूचकांक FAO हमारे पास के है फूड एंड एग्रीकल्चर एसोसिएशन, खाद्य तथा कृषि संगठन जो हमारे पास है संयुक्त राष्ट्र संघ का। ये हमारे पास हर महीने एक सूचकांक जारी करता है जिसका मतलब है विश्व मूल्य सूचकांक। विश्व के अंदर जो विश्व खाद्य मूल्य सूचकांक, जो खाने पीने की हमारे पास चीजें हैं उनके मूल्य के अंदर कितनी बढ़ोतरी हो रही है, उस बढ़ोतरी को निर्देशित करने वाला हमारे पास एक सूचकांक हर महीने तैयार किया जाता है जिसका नाम है विश्व खाद्य मूल्य सूचकांक। और हाल ही के अंदर ये चर्चा के अंदर क्यों रहा है? देखो, हर महीने तैयार किया जाता है तो हमारे पास इतनी बड़ी चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। फिर भी यदि हम इसको हमारी न्यूज़ के अंदर शामिल कर रहे हैं तो इसका कुछ खास रीजन रहा होगा। तो चर्चा में क्यों है? संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य तथा कृषि संगठन के अनुसार विश्व खाद्य मूल्य सूचकांक वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स मार्च में, देखिए मार्च की बात कर रहा हूं मैं, मार्च में औसतन 159.3 अंक रहा। कितना रहा भाई? 159.3 अंक रहा, जो अब तक का हमारे पास सबसे ज्यादा है। तो अपने हाईएस्ट रेट के ऊपर पहुंच गया था मार्च 2022 के अंदर, इसलिए हमारे पास ये चर्चा का विषय रहा। इससे पहले की यदि हम बात करते हैं तो फरवरी 2021 के अंदर ये सबसे ज्यादा हमारे पास था 137.6, लेकिन अब ये लगभग इससे 22 पॉइंट ज्यादा हमारे पास 159.3 की पॉइंट पर पहुंच गया है। विश्व स्वास्थ्य सूचकांक सबसे ज्यादा पहुंचा, कब पहुंचा भाई? मार्च 2022 के अंदर। विश्व खाद्य मूल्य सूचकांक है क्या चीज? इसी वर्ष 1996 में शुरू किया गया था। पहली बात तो वैश्विक कृषि वस्तु बाजार के विकास की निगरानी रखने के लिए इसे सार्वजनिक रूप से पेश किया गया था। जो भी हमारे पास बाजार है उसकी कीमतों पर निगरानी रखने के लिए इसे लॉन्च किया गया था 1996 के अंदर। फूड प्राइस इंडेक्स खाद्य वस्तुओं की टोकरी को अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों का मासिक बदलाव का एक मापक है। मैंने आपको कहा ना कि जो भी हमारे पास खाद्य वस्तुएं हैं उनके मूल्यों के अंदर, देखो किसी एक वस्तु के मूल्य की बात नहीं करता है, सभी खाद्य वस्तुओं का सामूहिक मूल्य था, उनका औसत जो हमें निकाला जाता है औसत मूल्य वृद्धि की बात करता है। तो ये मासिक बदलाव के बारे में बात करता है। किस किस की बात करता है? अनाज के बारे में, तिलहन के बारे में, डेयरी उत्पाद के बारे में, मांस तथा चीनी के बारे में। 5 चीजें होगी, अनाज, तिलहन, डेयरी उत्पाद, मांस तथा चीनी, इनके बारे में मूल्यों के अंदर हुए परिवर्तन के में बात करता है तथा इसका आधार वर्ष हमारे पास के है 2014-2016 है। इंपॉर्टेंट है हमारे पास फैक्ट। पहला शुरू कब हुआ था? 1996 के अंदर हुआ था। दूसरा आधार वर्ष हमारे पास 2014-2016 है। वैश्विक खाद्य मूल्य वृद्धि के कारण क्या हमारे पास है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि बहुत ज्यादा रेट हमारे पास बढ़ गए? तो पहला इसका रीजन है हमारे पास अत्यधिक अस्थिरता। तो हाल ही के अंदर यदि हम देखें पिछले 2-3 साल के अंदर तो विश्व के अंदर अस्थिरताएं पाई गई हैं। कहीं पर जलवायु के अंदर हद से ज्यादा परिवर्तन हुआ है, कहीं पर भूकंप आए हैं, कहीं पर बाढ़ आई हैं। वो उन सभी को छोड़ भी देते हैं यदि हम छोटी मोटी घटनाओं को, तो बहुत बड़ी बड़ी भी 2 घटनाएं हमें देखने को मिली हैं। पहला कारण हमारे पास कोविड-19 महामारी है जिसकी वजह से लगभग पूरा बाजार हमारा लॉकडाउन के अंदर रहा था। और दूसरा हमारे पास कारण क्या है? रूस तथा यूक्रेन के बीच में होने वाला युद्ध है। तो इन 2 खास वजह से हमारे पास इसके मूल्य के अंदर काफी ज्यादा वृद्धि आई है। मई 2020 के अंदर सूचकांक अपने न्यूनतम अंक के ऊपर पहुंच गया था, 91.1 पर पहुंच गया था। उसका कारण क्या था? महामारी की वजह से लगभग हर देश के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ था और यदि लॉकडाउन लगा हुआ है तो मांग कम हो गई थी, और मांग कम हो गई है तो आपको पता है आपके मूल्य भी कम हो जाएंगे। ये आपने इकोनॉमिक्स के अंदर ये तो पढ़ा होगा, मांग तथा मूल्य, मांग तथा कीमत की यदि हम बात करते हैं तो मांग तथा कीमत आपके पास होते हैं, समानुपाती होते हैं। डिमांड एंड कॉस्ट कर्व की यदि हम बात करता हूं, D&C कर्व की बात करता हूं, तो डिमांड तथा कॉस्ट कर्व हमारे पास क्या होता है? समानुपाती होता है। और कर्व हमारे पास किस तरह से बनता है? यदि मैं इधर डिमांड की बात करता हूं और इधर कॉस्ट की बात करता हूं तो हमारे पास बिल्कुल समानुपाती कर्व हमें देखने को मिलता है। ये आप इकोनॉमिक्स के अंदर देखने को आपको मिलेगा। तो जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ा, लॉकडाउन की वजह से मांग कम होती गई और मांग कम होने की वजह से हमारे पास क्या है? रेट भी कम हो गए थे। तो सबसे न्यूनतम अंक पे था हमारे पास मई 2020
इसके अंदर। लेकिन जैसे ही सरकारों के द्वारा आर्थिक गतिविधियों तथा आवाजाही से प्रतिबंध हटाने की बात की गई तो मांग के अंदर वापस में वृद्धि हो गई। मांग के अंदर वृद्धि हो गई तो इस वजह से हमारे पास कॉस्ट बढ़ गई, पहला रीजन तो ये। दूसरा, कोरोना की वजह से जो मजदूर थे वो अपने अपने घरों को शिफ्ट हो गए थे और वापस वो वहां तक नहीं पहुंच पाए जहां तक कंपनियों को या प्रोडक्ट की सेलिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए, लोडिंग के लिए, अनलोडिंग के लिए हमें मजदूर चाहिए, वहां तक मजदूर नहीं पहुंच पाए। इस वजह से मजदूरी हमारे पास महंगी हो गई और मजदूरी यदि हमारे पास महंगी होगी तो कॉस्ट के साथ साथ फिर और वृद्धि हो गई। तो हमारे पास दो रीजन थे, पहला तो क्या है भी अचानक से लॉकडाउन का हटना जिस वजह से मांग में वृद्धि होना, और दूसरा क्या है भी आपूर्ति श्रृंखला के व्यवधान के हर स्तर पर देखा गया, जैसे सामग्री की पैकिंग करने से लेकर शिपिंग तक के कंटेनरों के मजदूरों की भारी कमी देखी गई, जिसकी वजह से क्या हुआ हमारे पास मूल्य वृद्धि होगी। दूसरा क्या है भी आपूर्ति में कमी। आपूर्ति में कमी कैसी होगी? विश्व युद्ध हमारे जो रशिया तथा यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है इसकी वजह से हमारे पास जो काला सागर हो गया इसके अंदर तनाव है और तनाव की वजह से यहाँ पर आवाजाही की जो क्षेत्र हमारे पास है, आवाजाही यहाँ से क्या होने लगी है अभी बाधित होने लगी है। आवाजाही यदि बाधित हो रही है तो सूचकांक अपने आप बढ़ जाएगा। काला सागर के अंदर तनाव की वजह से आपूर्ति में अत्यधिक कमी देखी गई है जिसकी वजह से सूचकांक बढ़ गया था। अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली से रूसी बैंकों को कट आउट करना। आपको पता है कि रूसी यूक्रेन युद्ध की वजह से रूसी बैंक को कट आउट कर दिया गया है इंटरनेशनल जो हमारे पास भुगतान प्रणाली है उसमें से। उस वजह से अब रूस के टैंक का उपयोग नहीं किया जा सकता, रूस से पैसे नहीं लिए जा सकते, रूस से आयात नहीं होगा, रूस से निर्यात नहीं होगा। इस वजह से भी क्या भी अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली जो है हमारा बाधित हुई है और उसकी वजह से भी हमारे पास मूल्य के अंदर वृद्धि आई है। तो ये तीन मेन कारण हमारे पास थे मूल्य के अंदर अचानक से वृद्धि होने के। अब ये जो सूचकांक जारी किया जाता है खाद्य तथा कृषि संगठन के द्वारा जारी किया जाता है, इसके बारे में हम दो लाइनें हासिल कर लेते हैं भी क्या है। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो जाती है आवाजाही के साधनों के द्वारा, कोई ट्रैक्टर कोई ट्राली आसपास से निकलती है, बिल्कुल रोड के ऊपर हमारा ऑफिस है तो वहाँ से जब ऐसी चीज़ें निकलती है तो हमें थोड़ी डिस्टर्बेंस होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस डिस्टर्बेंस को बेयर कर सकते हैं और समझते होंगे कि थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हमारे सामने आती हैं। हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है, हमारे लक्ष्य को ये छोटी बड़ी डिस्टर्बेंस बिगाड़ नहीं सकती। हमें एडिग होकर अटल होकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले जाना है और इन छोटी मोटी परेशानियों की तरफ हमें ध्यान नहीं देना है। तो खाद्य तथा कृषि संगठन FAO के बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे। ये हमारे पास क्या है, खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी। कब की गई थी भाई? 16 अक्टूबर 1945 को। कहाँ की गई थी? यूएनओ के अंदर की गई थी। इसीलिए 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। यह है संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य सहायता संगठनों में से एक है जिसका कार्यालय कहाँ पर स्थित है भाई? इटली की राजधानी रोम है, रोम के अंदर स्थित है। इसके साथ ही साथ इसके अंदर दो संस्थाएं और भी है। पहला इसके अंदर है विश्व खाद्य कार्यक्रम तथा दूसरा है भी कृषि के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष। तो ये दो संस्थाएं इसके साथ साथ और भी कार्यरत हैं। तो ये हमारे पास था सूचकांक। मौद्रिक नीति समीक्षा RBI। देखिए मौद्रिक नीति की समीक्षा जो RBI की है ये काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक है, काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है और यदि इसके ऊपर चर्चा की जाए तो पूरी एक वीडियो 2 से 2.5 घंटे की इसके ऊपर बन सकती है। लेकिन मैं अभी शुरुआत की वीडियो के अंदर आपके साथ मौद्रिक नीति के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा, केवल आपको शुरुआत के अंदर ये बताऊंगा कि डाटा कितना चेंज किया है, कौन सी रेट को बढ़ाया है, कौन सी रेट को कम किया है। हर 4 महीने के बाद मौद्रिक समीक्षा की जाती है। तो यदि आपको ये डाटा याद रहता है तो भी ठीक है, नहीं याद रहता तो भी ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम आते आते हम 3 और मौद्रिक नीतियाँ भी करने वाले हैं। लेकिन मैं यहाँ पर केवल एक स्लाइड आपके सामने इसलिए लेके आया हूँ कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, थोड़ा सा जानकारी हो जाए कि मौद्रिक नीति होती क्या है। RBI ये RBI के द्वारा जारी की जाती है और चौथे महीने जारी की जाती है। इसमें RBI क्या क्या करता है थोड़ी सी आपको जानकारी देने के लिए मैं इस स्लाइड को आपके पास लेके आया हूँ। जब आप एग्जाम के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाओगे, अगले साल का हमारे पास मार्च या अप्रैल का महीना चल रहा होगा, तब इकोनॉमिकल सर्वे ऑफ इंडिया हमारे पास आ जाएगा। इकोनॉमिकल सर्वे ऑफ इंडिया को मैं आपको करवाऊंगा और इकोनॉमिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वीडियो आपके सामने जब हम लेके आएंगे तब मैं आपको मौद्रिक नीति को बड़ी ही डिटेल के अंदर करवाने वाला हूँ। तब तक मैं चाहता हूँ कि मौद्रिक नीति के बारे में या जो भी हमारे पास टेक्निकल टर्म्स हैं उनके बारे में आप आसानी से जानकारी हासिल कर लो अपनी उन बुक्स में से जो आपको पढ़नी है, NCERT हो या दूसरी कोई भी स्टैंडर्ड बुक आप पढ़ना चाहते हो वहां से। एग्जाम्पल के लिए देखो, इसमें रेपो रेट के बारे में वर्णन किया जाता है, रिवर्स रेपो रेट के बारे में वर्णन किया जाता है, मुद्रास्फीति के बारे में वर्णन किया जाता है, लिक्विडिटी के बारे में वर्णन किया जाता है, तरलता के बारे में वर्णन किया जाता है, LSR क्या है उसके बारे में वर्णन किया जाता है। ये बहुत सी ऐसी हमारे पास डेफिनेशंस हैं जो यदि आपको पता होगी तभी
आप मौद्रिक नीति समीक्षा को जान पाओगे। यदि आपको ये नहीं पता है तो ये आपके ऊपर से सर के बहुत ज़्यादा ऊपर से, पास से भी नहीं, बहुत ज़्यादा ऊपर से निकलने वाली है। तो मैं नहीं चाहता कि आपके सिर के ऊपर से निकले। तो जब आप इकोनॉमिक्स को बड़े ध्यान से कर लोगे उसके बाद हम मौद्रिक नीति को बहुत ही अच्छे से करेंगे। अभी मैं चर्चा के अंदर केवल एक स्लाइड के रूप में आपको बताना चाहता हूँ। चर्चा में क्यों है, हाल ही के अंदर लगातार 11वीं बार भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी न्यूनतम मौद्रिक समीक्षा नीति के अंदर मुख्य नीति दर की रेपो रेट को 4% पर ही अपरिवर्तित रखा है। लगभग हमारे पास 11 नीतियां ऐसी हो गई हैं, 44 महीने का टाइम हमारे पास ऐसा हो गया है जब से रेपो रेट हमारे पास क्या है 4% ही है, नहीं बढ़ा रहा है हमारा आरबीआई, नहीं इसको क्या कर रहा है, कम कर रहा है। दूसरा क्या है भाई, यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के प्रभाव को देखते हुए आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अपनी वृद्धि पूर्वानुमान को 7.8 से घटाकर 7.2 कर दिया है। भाई विश्व के अंदर उथल पुथल मची हुई है, तो इस वजह से हमारे जो वृद्धि दर हमने सोचा था 7.8% का छोटा सोचा था उसको घटा दिया है हमने कि 7.2% तक हमारा इस साल के अंदर रहना चाहिए। और रिजर्व बैंक ने अपनी 2022-23 के वित्तीय वर्ष की जो मुद्रास्फीति या महंगाई का जो पूर्वानुमान था पहले रखा था 4.5%, लेकिन अब इससे बढ़ा दिया है, कितना कर दिया भाई 5.7% कर दिया है। रेपो रेट को अपरिवर्तित रखा है, परिवर्तन नहीं किया है। जो हमारी वृद्धि दर का पूर्वानुमान था उसको हमने क्या किया है, कम किया है। और जो महंगाई का पूर्वानुमान था उसको हमने क्या किया है, बढ़ाया है। ये आपको पता होंगे, डेफिनेशन पता होगी ना, तब हम जान पाएंगे कि इसको बढ़ाने का मतलब क्या है, घटाने का मतलब क्या है, क्यों बढ़ाया जाता है, क्यों घटाया जाता है। सब कुछ बाद की बातें हैं, केवल अभी के लिए मैं आपको केवल डाटा ही बता रहा हूँ। छोटी छोटी 2 डेफिनेशन बता देता हूं। ये डेफिनेशन आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट नहीं है, लेकिन आपके माइंड में आ रहा होगा रेपो रेट क्या है, तो इसके बारे में केवल मैं आपको ऐसी डेफिनेशन बता दूं जो 5वीं या 6ठी क्लास के बच्चे को बताई जाती है। आपके लेवल पे ये डेफिनेशन काम की नहीं है। इकोनॉमिक्स के अंदर आप इसकी बहुत बड़ी डेफिनेशन पढ़ने वाले हो, लेकिन मैं बिल्कुल ही शॉर्ट फॉर्म के अंदर या 5वीं 6ठी के बच्चे को जो पढ़ाई जाती है उस डेफिनेशन की बात करता हूँ। तो रेपो रेट क्या है, रेपो रेट या रेपो दर हमारे पास वह ब्याज दर है जिस पर रिजर्व बैंक बैंकों को पैसा देता है। मान लो ये हमारे पास आरबीआई है और ये हमारे पास क्या है, बैंक है। यदि बैंक को रुपए की जरूरत है और बैंक रुपए लेना चाहते हैं आरबीआई से, तो बैंक आरबीआई को क्या देगा, उधार देगा। बैंक ने आरबीआई ने बैंक को उधार दिया है और बैंक जिस दर से आरबीआई को उधार देता है उसे हम क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। दूसरी तरफ यदि हम बात करते हैं, बैंक के पास मान लो पैसे ज्यादा हो गए और बैंक चाहता है कि मैं इन पैसों को आरबीआई के अंदर जमा करवा दूं। यदि बैंक आरबीआई के अंदर पैसा जमा करवाता है, यदि बैंक ने पैसा जमा करवाया है तो बैंक क्या लेगा भाई, ब्याज लेगा। जैसे हम बैंक में पैसा जमा करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। ठीक इसी तरह से जब बैंक आरबीआई के पास पैसा जमा करवाता है तो आरबीआई ब्याज देता है और आरबीआई के द्वारा जिस दर पर ब्याज दिया जाता है उसे कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। आर मैं कह सकता हूँ रिवर्स रेपो रेट। तो ये मैंने सिंपल शब्दों के अंदर आपको परिभाषा को समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर कहता हूँ इतना समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। आगे चर्चा करते हैं एटीएम से कार्डलेस नगद निकासी। जैसा हम देखते हैं आजकल डिजिटल कैशलेस, जो हमारे पास कैशलेस भुगतान की जो सुविधा है बढ़ती जा रही है और लगातार इसको भारत सरकार के द्वारा प्रमोट किया जा रहा है। बहुत सी ऐसी हमारे पास योजनाएं हैं, बहुत सी स्कीमें हैं जिनके द्वारा हम कैशलेस भुगतान को प्रमोट कर रहे हैं। इन्हीं के चलते हमें एक नई स्कीम लॉन्च की गई है। एटीएम से आप पैसे निकालना चाहते हो तो आप बिना कार्ड के पैसे निकाल सकते हो। अब तक आपने देखा होगा आप एटीएम जाते हो तो एटीएम के पास जाने से पहले आपको एटीएम कार्ड लेके जाना पड़ता है। एटीएम कार्ड आपको इंटर करना पड़ता है, अपना पिन इंटर करना पड़ता है, उसके बाद आप पैसे निकाल पाते हो। लेकिन कितना अच्छा होगा कि आपको कार्ड कैरी नहीं करना पड़ेगा। कार्ड आपका गुम हो सकता है, कार्ड आपका चोरी हो सकता है, किसी को यदि आपका पिन कोड पता चल गया तो आपके कार्ड से पैसे निकाल सकता है। तो आपके पास कार्ड के द्वारा ठगी होने की सूचनाएं हम डेली कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। तो उन्हीं दिक्कतों से हमें आज़ादी दिलवाने के लिए हाल ही के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सुविधा दी है जिसके द्वारा आप बिना कार्ड के, बिना एटीएम कार्ड के भी एटीएम मशीन से आप पैसे निकलवा सकते हो। उसे कहते हैं एटीएम से कार्डलेस नगद निकासी की व्यवस्था। चर्चा के अंदर क्यों है, हाल ही के अंदर भारतीय रिजर्व बैंक ने देश भर के एटीएम से कार्डलेस नगद निकासी की घोषणा की है। जो उपभोक्ताओं को स्वचालित टेलर मशीन से, ऑटोमेटिक टेलर मशीन कहा जाता है, एटीएम से नकदी निकालने के लिए अपने स्मार्टफोन पर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का उपयोग करने में सक्षम बनाती है। जिस तरह से आपने देखा फोन पे के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, रुपे के माध्यम से, भीम ऐप के माध्यम से या पेटीएम के माध्यम से, इनके माध्यम से हम रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी तरह से इसी यूपीआई का उपयोग करके हम पैसे भी निकाल सकते हैं, हम बिना कार्ड की सहायता से।
ये आरबीआई ने हाल ही में सुविधा हमें दी है। इसका महत्व क्या है? पहला, नगद निकासी को सुरक्षा मिलती है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, कार्ड यदि लेके जाना, कार्ड आपका गुम हो गया तो हो गया। दूसरा, कार्ड यदि आपने किसी गलत व्यक्ति के हाथ में चढ़ गया, उसको यदि आपका पिन कोड का पता चल गया तो आपका पैसे खाली कर देगा। तो नगद निकासी के अंदर सुरक्षा नहीं थी, लेकिन इसके द्वारा क्या हो सकती है भाई, आपका जो डिजिटल ट्रांसफर किया जाता है उसमें आपको सिक्योरिटी प्रदान की जा रही है, क्योंकि अपने मोबाइल आपके पास रहेगा, उसके अंदर यूपीआई जो कोड आएगा, ओटीपी आपके पास आएगा, उसके ही द्वारा आप पैसे निकाल पाओगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाओगे। दूसरा, यह कार्ड स्कैनिंग तथा कार्ड क्लोनिंग जैसी धोखाधड़ी से बचाता है। कई बार लोग क्या करते हैं, हमारे कार्ड का डुप्लीकेट कार्ड बनवा लेते हैं, उसे कहते हैं कार्ड क्लोनिंग। तो ये कार्ड क्लोनिंग जैसी दिक्कतों से भी आपको बचाएगा। तीसरा, उपयोगकर्ताओं को किसी भी एटीएम से पैसे निकालने में सक्षम बनाएगा। अभी भी ऐसा है कि हम किसी भी एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन हर एटीएम से पैसे निकालने की हमारे पास कुछ लिमिट है। 2 बार, 3 बार, 4 बार या 5 बार आप पैसे निकाल सकते हो। उससे ज्यादा बार यदि आप पैसे निकालना चाहोगे तो आपको क्या देना पड़ेगा? चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन इसके द्वारा कार्डलेस नगद निकासी के अंदर आपके पास एटीएम ही नहीं है, तो कहीं से भी जाओ आप पैसे निकालो, क्या दिक्कत है? और भुगतान पारिस्थितिकी के अंदर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना। हर एक व्यक्ति के पास एटीएम कार्ड नहीं है, इसलिए वो एटीएम से पैसे नहीं निकाल पाता। लेकिन आज की यदि हम बात करता हूं तो लगभग 95% से ज्यादा लोग ऐसे हैं हमारे पास जो स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं। जिनके पास एटीएम नहीं होगा, स्मार्टफोन होगा, तो यदि इनके पास स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन से वो पैसे निकाल पाएंगे। इससे हमारे पास की भागीदारी भी बढ़ेगी। लोग एटीएम रखना भी नहीं चाहते हैं, उनको लगता है कि इसमें पैसे लगते होंगे या हमें यूज करना आसान नहीं है, ऐसा वैसी दिक्कतों की वजह से एटीएम यूज नहीं करना चाहते हैं। तो इसके द्वारा डिजिटल ट्रांजैक्शन के अंदर भागीदारी बढ़ाई जा सकती है लोगों की। लेकिन जैसे जैसे मैंने आपको सुविधाएं बताई है, तो वैसे वैसे इसके लिए हमारे पास चुनौतियां भी हमारे सामने होंगी ही होंगी। कार्डलेस नगद निकासी सुविधा के सामने चुनौतियां हमारे पास क्या है? पहला, हमारे पास है नगद निकासी की सीमा। हाल ही के अंदर शुरू की है, तो कुछ हमारे पास लिमिटेशंस भी हैं। पहली बात, तो हर बैंक में इसको शुरू नहीं किया गया है, केवल 4 ही बैंक हमारे पास ऐसे हैं जिसने इसको शुरू किया है। पहला बैंक हमारे पास ICICI बैंक है, दूसरा कोटक महिंद्रा बैंक है, तीसरा HDFC बैंक हमारे पास है, और चौथा हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। केवल इन 4 बैंकों ने अभी हमारे पास कार्डलेस जो भुगतान है उसकी सुविधा प्रारंभ की है। दूसरा, ये सुविधा भी हमें इसलिए प्रारंभ की है कि इसके अंदर कुछ एक सीमाएं हमारे पास दी गई हैं, तो इन सीमाओं के साथ ही हम पैसे निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम अनलिमिटेड पैसे भी निकाल सकते हैं। दूसरा, इन सुविधाओं की मापनीयता हमारे लिए चुनौती है कि अभी तो 4 बैंक ने शुरू किया है, बाकी बैंक इसको शुरू करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर भी विश्वसनीयता पे हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि सुविधा की मापनीयता चुनौती है, क्योंकि यह देखना होगा कितने बैंक अपने ग्राहकों को यह सुविधा जल्दी देने की शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। सुरक्षा संबंधी समस्या है। देखो, कार्डलेस निकासी से जो कार्ड की वजह से नुकसान होता था हमें, उससे तो हमें सुरक्षा मिलती है। लेकिन अब ध्यान से देखिए, अब कार्ड की वजह से आप अपना मोबाइल यूज करते हो, तो जो हमें पहले कार्ड की वजह से दिक्कत आती थी, अब वो दिक्कत हमें मोबाइल की वजह से आ सकती है। भोले भाले लोगों का कोई मोबाइल यूज कर सकता है, मोबाइल को यदि ले लिया किसी ने तो सारे का सारा OTP उसके अंदर आए, पैसे फिर चक्कर हो गए। तो एक समस्या का समाधान तो हो जाएगा, लेकिन दूसरी समस्या हमारे पास वो बढ़ती जाएगी। मोबाइल पर लेन देन का केंद्र बन जाएगा, जिससे मोबाइल से होने वाली धोखाधड़ी के अंदर क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास बढ़ावा होने की संभावना बढ़ती जाती है। अब चर्चा है कि क्या भविष्य के अंदर डेबिट कार्ड का उपयोग किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। जो एटीएम हमारे पास है उसका क्या होगा? यदि आप कार्डलेस निकासी कर दोगे तो एटीएम कार्ड बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि एटीएम कार्ड बनेगा ही नहीं। एटीएम कार्ड आपका बनेगा ही बनेगा, और एटीएम कार्ड से आप पैसे भी निकाल पाओगे। और पैसे निकालने के अलावा भी हम एटीएम कार्ड से और काम कर सकते हैं, भी मार्केटिंग कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं। रेस्टोरेंट के अंदर, दुकान के अंदर, होटल के अंदर कहीं भी भुगतान किया जाता है तो हम कर सकते हैं, तो वो उपयोग तो उसका बना ही रहेगा ना। तो एटीएम कार्ड हमारा बंद नहीं हो सकता है। अब हमने चर्चा की थी यूपीआई के बारे में, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के बारे में, कि यूपीआई के माध्यम से आप एटीएम से अपने पैसे निकाल सकते हो। तो हम देखते हैं यूपीआई है क्या चीज़। यह तत्काल भुगतान सेवा का एक उन्नत उपकरण है। तत्काल भुगतान सेवा हमारे पास एक स्कीम है, जिसके तहत हमारे पास एक योजना है यूपीआई। यूपीआई क्या करती है? कैशलेस भुगतान को तीव्र तथा आसानी से बनाने के लिए 24 घंटे काम करती है। कि कैशलेस भुगतान करती है, इसमें पैसे आपको देने पड़ते हैं, डाटा ही ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह पे। दूसरा, ये 24 घंटे काम करती है, 24 × 7 × 365 दिन काम करती है। ये प्रणाली क्या चीज़ है? यूपीआई प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जो कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन से बैंकिंग सुविधाओं, निर्बाध फंड रूटिंग तथा मर्चेंट भुगतान की शक्ति प्रदान करती है। कई बैंक खाते, 1, 2, 3, 4 जितने भी आपके पास बैंक खाते हैं, आप एक ही आईडी के अंदर मर्ज कर सकते हो, तथा एक ही मोबाइल के द्वारा, एक ही एप्लीकेशन के द्वारा आप सभी बैंक खातों को ऑपरेट कर सकते हो, भुगतान कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, पैसे जमा कर सकते हो, कुछ भी इसके माध्यम से कर सकते हो।
वर्तमान में यूपीआई की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो कैशलेस पेमेंट के बारे में काम कर रही हैं, जैसे कि हमारे पास नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस हमारे पास एक हमारे पास एप्लीकेशन है, तत्काल भुगतान सेवा एक एप्लीकेशन है, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली अगली एप्लीकेशन है, भारत बिल भुगतान प्रणाली रुपए, ये हमारे पास ऐसी एप्लीकेशन है जो डिजिटल भुगतान के बारे में काम करती है। इन सब में यदि हम सबसे अच्छी एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं, सबसे बड़ी एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो यूपीआई हमारे पास है। यूपीआई के अंदर वर्तमान में कौन कौन सी कंपनियां काम कर रही है भाई? फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, अमेजन पे, भीम, ये सभी संस्थाएं हमारे पास आज के टाइम में यूपीआई के तहत कार्यरत हैं। तो ये था हमारे पास कार्डलेस निकासी के बारे में। साथ ही साथ मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप जो भी हमारे पास बिटकॉइंस वगैरह है उनके बारे में भी आप जानकारी रखिएगा। वहाँ से भी करंट का मुद्दा है, पिछले साल काफ़ी चर्चा के अंदर रहा था और लगातार ही चर्चा के अंदर रहा है। तो बिटकॉइंस वगैरह के बारे में या आपको डिजिटल जो मुद्रा है, डिजिटल करेंसी जिसको हम बोल सकते हैं, डिजिटल करेंसी के बारे में यदि कहीं से भी आपको जानकारी मिलती है तो उसके बारे में जानकारी हासिल कीजिएगा। ये हमें निकट भविष्य के अंदर देखने को मिल सकता है, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। सहकारिता नीति पर राष्ट्रीय सम्मेलन, आज की हम लास्ट न्यूज़ की चर्चा करते हैं। सहकारिता नीति पर राष्ट्रीय सम्मेलन, सहकारिता या कोऑपरेशन क्या होता है? बहुत से लोग एक साझे उद्देश्य के लिए, अपने आर्थिक लाभों के लिए, सामाजिक लाभों के लिए, सांस्कृतिक लाभों के लिए, जिनका उद्देश्य एक होता है और वो एक जैसे उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहते हैं, उनके लिए इकट्ठे होते हैं, समूह बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं तथा अपना व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसे कहा जाता है सहकारिता। एक जैसे लोगों का एक जैसे काम की उद्देश्य के लिए इकट्ठे होना सहकारिता कहलाता है। तो हाल ही के अंदर सहकारिता नीति का सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली के अंदर, इस वजह से चर्चा के अंदर है। हाल ही में सहकारिता नीति पर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, नई दिल्ली के अंदर संपन्न हुआ था। ये जो सम्मेलन हुआ था, इस सम्मेलन की हमारे पास विशेषता क्या थी? इसमें 6 महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की गई थी। अब ये 6 महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी हैं? लंबी लंबी बातें हैं भाई, एक बार जल्दी जल्दी से हम पढ़ते हैं। वर्तमान में देखिए, कानूनी ढांचा, नियामक नीति की पहचान, संचालन संबंधी समस्याएं, उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक उपाय तथा व्यापार में सहकारी समितियों का आर्थिक योगदान। देखिए, सहकारी समिति के बारे में वर्तमान में हमारे पास कानून क्या है, उस कानून की हम तक पहुंच कैसी है, उस कानून के द्वारा हमें कोई अड़चन आ रही है या नहीं आ रही, या हम उस कानून को बड़ी आसानी से उस कानून से सहायता प्राप्त कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। दूसरा, जो सहकारी समितियां हैं उनके संचालन के अंदर हमें कौन कौन सी सुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। ये सारी जो बातें हैं, इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए हमारे पास पहला उपाय किया गया था, या पहली बात पे जिस चर्चा की गई थी वो थी कि इन सारी समस्याओं को दूर करना है। उन सभी समस्याओं को दूर करके सहकारी समितियों को, आर्थिक संस्थाओं को एक समान अवसर प्रदान किए जाने की तरफ हमें काम करना है। दूसरा हमारे पास क्या था? सहकारी सिद्धांतों, लोकतांत्रिक सरकारी नियंत्रण, सदस्यों की बढ़ती भागीदारी, पारदर्शिता, नियमित चुनाव, मानव संसाधन नीति, अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय सर्वोत्तम संस्थाओं प्रथाओं का लाभ उठाने वाले खाता तथा लेखा परीक्षण सहित शासन को मजबूत करने पर। देखिए, पहली बात तो है कानून के बारे में हमने बात कर ली। दूसरा, यदि कानून तक हमारी पहुंच हो गई है तो अब हमें ये जांचना है कि हम जो हमारी सहकारी संस्था है उनका प्रशासन किस तरह से कर रही है, क्या हमारे यहाँ पर प्रॉपर शासन सुविधाएं है या नहीं, हमारे यहाँ पर प्रॉपर मानव संसाधन है या नहीं, हमारे यहाँ पर जो भाग्य शासन किया जाता है उसके अंदर पारदर्शिता है या नहीं, हमारे यहाँ पर सहकारी समिति के प्रॉपर चुनाव किए जाते हैं या नहीं किए जाते हैं, जो हमारी राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं हैं उन सभी प्रथाओं का उपयोग किया जाता है या नहीं किया जाता, या जो भी हमारी सहकारी समिति के सदस्य हैं उन सभी की प्राप्त भागीदारी है या नहीं, इनके बारे में भी तो हमें ध्यान देना होगा। तो इसके बारे में यदि हम ध्यान देंगे तो ध्यान देके हम हमारे शासन को मजबूत करना चाहते हैं। पहला कानूनी पहलू जो था उसको मजबूत करना चाहते थे, दूसरा हम हमारी सहकारी संस्थाएं जो है उनके शासन को मजबूत करना चाहते हैं। अब यदि हमने सरकारी संस्थाओं के शासन को मजबूत कर दिया तो अब हमें तीसरी जरूरत पड़ेगी, हमारा जो बुनियादी ढांचा जो हमारा है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको हमें क्या करना पड़ेगा? मजबूत करना पड़ेगा। बेसिक स्ट्रक्चर को मजबूत करने, इक्विडिटी के आधार को मजबूत करने, पूंजी तक पहुंच मजबूत करने, गतिविधियों का विविधीकरण करने, उद्यमिता को बढ़ावा देने, ब्रांडिंग करने, विपणन करने, व्यवसायिक योजना बनाने, नवाचार प्रौद्योगिकी को अपनाने तथा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए काम करना पड़ेगा। देखिए, बट अब हमें क्या करना है? बेसिक स्ट्रक्चर को मजबूत करना है। बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या आता होगा भाई? रुपए पैसे आती होंगी, पूंजी आती होगी, संसाधन आते होंगे, टेक्निक हमारी आती होगी, प्रोडक्शन हमारा आता होगा, मार्केटिंग हमारी आती होगी, मार्केट तक हमारे पास पहुंच हमारे पास आती होगी, कस्टमर हमारे पास आता होगा, निर्यात हमारा जो होता है वो हमारे पास आता होगा, विकास के संबंधित हम जो योजनाएं बनाते हैं वो सभी योजनाएं आती होंगी। यही तो बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास है। जो बेसिक ढांचा हमारे पास है, बुनियादी ढांचा है, तो उसको भी हमें क्या करना है? सुधार करना है। उसको सुधार करके हमें आर्थिक समस्याओं
समस्याओं की तरफ क्या जो हमारे पास सहकारी समितियां हैं उनको सुधार करना है, जीवंत करना है तथा उनकी आर्थिक समस्याओं को क्या करना है भाई, निर्धारण करना है। आगे हमारे पास चौथा हमारे पास क्या है, यदि हमने मान लो टेक्निक ले आए हैं, हम हमारे पास मान लो संसाधन अच्छा हो चुका है, हमारे पास पैसे आ चुके हैं, तो जो मशीनें हैं वो अपने आप तो नहीं चलने वाली, मशीनों को चलाने के लिए कुशल कारीगर चाहिए होगा और कारीगर को टेक्निक हमारी क्या देनी पड़ेगी भाई, प्रशिक्षण देना होगा। प्रशिक्षण देने के साथ साथ हमें उसको एजुकेट भी करना पड़ सकता है, उसको नॉलेज भी देना पड़ सकता है, ज्ञान को साझा करना पड़ सकता है। भी हमारे पास नॉलेज है तो हमें दूसरी कंपनी के साथ साझा करना चाहिए, दूसरी कंपनी के पास नॉलेज है तो हमारे साथ साझा कर दे। हमें जागरूकता को बढ़ाना चाहिए कि इस टेक्नोलॉजी का हम यूज करेंगे तो हमारे पास लाभ के अंदर क्या होगा, बढ़ोतरी होगी। ये सभी देख भी तो हमें करना पड़ेगा। तो यही हमारे पास चौथा विषय था भाई, प्रशिक्षण देना, शिक्षा, ज्ञान साझा करना, जागरूकता निर्माण जिससे कि सहकारी समितियों की मुख्य धारा में लाना, प्रशिक्षण की उद्यमिता से जोड़ना, महिलाओं तथा युवा तथा कमजोर वर्गों को इसमें शामिल करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। 5 ये सब कुछ यदि हमने कर लिया तो अब हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है भाई, हमारी सहकारी समितियों का प्रसार आगे दूसरे लोगों तक करना। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो पहले सहकारी समितियों से काम करते थे लेकिन अब निष्क्रिय हो चुके हैं, उनको वापस एक्टिव करना। दूसरा, सहकारी समितियां आपस के अंदर अलग अलग काम करती है तो उन सहकारी समितियों को आपस में सामंजस्य बनाना तथा एक या एक से ज़्यादा सहकारी समितियां यदि मिलकर यदि काम करेंगी तो उनका जो रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, अच्छा होगा। सहकारी समितियों के अंदर मेंबर कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सहकारी समितियों के साथ जोड़ना और हमारे पास जो भी सतत विकास के लक्ष्य है प्राप्त करने की तरफ हमें ध्यान देना हमारा 5वां लक्ष्य था। और लास्ट में हमारा लक्ष्य क्या है, सामाजिक सहकारिता को बढ़ावा देना तथा सामाजिक सुरक्षा में सहकारी समितियों की भूमिका को बढ़ाना। सामाजिक सहकारिता को बढ़ावा देना ये भी हमारा लास्ट में बहुत अच्छा महत्व है विषय है। सामाजिक सुरक्षा यदि लोगों को प्रदान की जाएगी सहकारी समितियों के माध्यम से तो लोगों की जागरूकता अचानक से इसके अंदर बढ़ जाएगी। तो ये 6 मुख्य विषय थे जिन पे चर्चा की गई थी, जो नई दिल्ली के अंदर हमारे पास राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। किसके बारे में, सहकारिता के बारे में। अब यदि सहकारिता की बात करता हूँ, भारत में सहकारिता की यदि बात करता हूं तो भारतीय संविधान के अंदर सहकारी समितियों को प्रॉपर स्थान दिया गया है। लेकिन उससे पहले अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संगठन के द्वारा सहकारिता की परिभाषा क्या दी गई है, ये परिभाषा हमारी नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संगठन ने दी है। और जो भी संगठन या एजेंसियां या कानून के अंदर परिभाषा दी जाती है वो थोड़ी टिपिकल होती है। देखिए क्या लिखा है, संयुक्त स्वामित्व वाले और लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित उद्यम के माध्यम से अपनी आम आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जरूरतों व आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु स्वेच्छा से एकजुट व्यक्तियों को एक स्वायत्त संघ को क्या कहते हैं, सहकारिता कहते हैं। वही बात जो मैंने आपको बताई थी, एक जैसी इच्छा रखने वाले, एक जैसे आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जरूरतों को पूरा करने वाले, इसकी महत्वाकांक्षा रखने वाले लोग यदि संयुक्त स्वामित्व के अंदर एक साथ आते हैं, लोकतांत्रिक रूप से यदि एक साथ आते हैं तथा एकजुट होकर स्वायत्त संघ बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सहकारिता कहते हैं। यही परिभाषा दी गई है अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संगठन के द्वारा सहकारिता की। भारतीय संविधान के अंदर यदि प्रावधान हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान का 2011 के अंदर एक संशोधन किया गया था, 97वां संविधान संशोधन। और इस 97वें संविधान संशोधन के अंदर सहकारी समिति के बारे में विशेष उपबंध किए गए थे। एक पूरे का पूरा भारतीय संविधान के अंदर भाग जोड़ दिया गया था। कौन सा भाग भी, भाग नंबर 9B, ध्यान से देखना, एक पूरा भाग जोड़ दिया गया, भाग 9B भारतीय संविधान के अंदर जोड़ा गया सहकारी समितियों के संबंध में। दूसरा, भारतीय संविधान का भाग नंबर 3 आप जानते हो फंडामेंटल राइट की बात करता है, तो फंडामेंटल राइट के अंदर भी इसे स्थान दिया गया। कहां पर स्थान दिया गया, भारतीय संविधान की आर्टिकल 19(1)(c) के अंदर हमें क्या दी गई है, स्वतंत्रताएं दी गई है। जहां पर लिखा हुआ था यूनियन बनाने की स्वतंत्रता है, एसोसिएशन बनाने की स्वतंत्रता है। अब 19(1)(c) के अंदर यह भी लिख दिया गया कि आपको सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता है, अर्थात इसको मौलिक अधिकार के रूप में हमें मान्यता दे दी गई। साथ ही साथ डीपीएसपी जो हमारा भाग 4 है, नीति निर्देशक तत्व है, डीपीएसपी के अंदर भी इसे शामिल कर दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सहकारी समितियों के प्रचार के संबंध में नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद नंबर 43 भी जोड़ दिया गया, जो बताता है कि डीपीएसपी जो राज्य सरकारें हैं वो सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करेंगी। और सहकारी समिति की हम बात करते हैं तो ये कौन सी सूची का विषय है भी, राज्य सूची का विषय। ये इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सहकारी समितियां कौन सी सूची का विषय है। सहकारी समितियां राज्य सूची का विषय है। और देखिए मैं लिखा भी है राज्य सूची की एंट्री नंबर 32 जो है, मद नंबर 32 जो है, ये सहकारी समितियां हैं, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा मई 2022 का आर्थिक जो भी सर्वेक्षण हमारे पास बन सकता था, ये इकोनॉमिकल जो हमारे पास करंट अफेयर बन सकता था, उसके बारे में हमने डिटेल से जानकारी हासिल करने की कोशिश की है।
फिर आपको बता देता हूं कि केवल करंट अफेयर पढ़ लेना आपके लिए प्राप्त नहीं होगा, आपको सब्जेक्ट भी पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर आपको सब्जेक्ट से अच्छे नंबर कैसे गेन करने हैं उसमें आपकी सहायता प्रदान करेगा। यदि आपने सब्जेक्ट को अच्छे से किया और साथ ही साथ करंट अफेयर को आप अच्छे से करते रहोगे और करंट अफेयर के अकॉर्डिंग आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ते चले जाओगे तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आप एग्जाम को अच्छे तरीके से क्लियर नहीं कर सको। ये हमारा वादा है कि जितना हम हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर या हमारी एप्लीकेशन के ऊपर हम आपको करवा रहे हैं आप उतना करते रहिएगा। और इसके अलावा जो कुछ हम आपको बताते हैं वो आप एडिशनल करते रहिएगा, आप एग्जाम को अच्छे से क्लियर करोगे। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया पसंद आ रहा है, हमारी क्लासेज आपको अच्छी लग रही हैं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।